Hello guys, welcome to Preppy YouTube channel. My name is Nitin and I have done masters in physics from IIT Bombay. और गैस जो एक पर्टिकुलर सेशन है गैस, ये हमारा गामा इंटीग्रल्स का सेशन है और ये एज अ डेमो लेक्चर है। इनकेस अगर आप आईटी जेम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप फुल कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, जो कि हमारा लाइव कवर हो रहा होता है प्रेपिट प्लेटफॉर्म पर। डिस्क्रिप्शन में गैस आपको कोर्सेज का लिंक मिल जाएंगे और अगर आपको कोर्स की डिटेल वीडियो चाहिए तो गैस आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। इस मंथ की 15 डेट से गैस हमारा यहाँ पर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 6 PM पर हमारी लाइव क्लास रहेगी और फ्री क्लास है अटेंड करनी, वो भी डेमो है, लाइव क्लास, राइट। ये लेक्चर रिकॉर्डेड डेमो है और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपके यहाँ पर डेमो लाइव क्लासेस हो रही होंगी 15 को भी एंड 16 को भी। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो डेमो लेक्चर्स को अटेंड करने में, डिस्क्रिप्शन गाइस आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये गामा इंटीग्रल्स गाइस प्रीवियस बैच से एक लाइव सेशन की ही रिकॉर्डिंग है, तो आप इसको यहाँ पर आराम से देखो और हम मिलते हैं गाइस जल्दी लाइव क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फिर आज के सेशन के साथ। तो इस सेशन के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, गामा फंक्शंस को हम कवर करेंगे। साथ में गाइस हम यहाँ पर बीटा फंक्शन का भी एक टाइप कर रहे होंगे, क्योंकि देखो दोनों ही चीजें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें जैम एग्जाम की, ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन टीआईएफआर के अंदर या फिर जेस्ट एग्जाम के ऊपर इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि सोल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। और जैसे जैम के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली इस कंसेप्ट की हमें नीड पड़ रही होगी, ठीक है। एक जगह तो यार हम आज ही कवर कर लेंगे, जो 2 PM पे हमारी थर्मल की क्लास होने वाली है, यानी कि केटीजी की क्लास होने वाली है, उसी के अंदर इसका यूज आ जाएगा। और उसके बाद फिर तो हम क्वांटम कर रहे होंगे, तो वहां पर भी हमें गामा इंटीग्रल्स की नीड पड़ रही होगी, ठीक है। तो दोनों ही जगह हमारे गामा इंटीग्रल जो वो काम आता है, केटीजी के अंदर भी और हमारा क्वांटम के अंदर भी, ठीक है। तो अब यार फिर शुरू करते हैं इस सेशन के साथ, देखते हैं कि गामा इंटीग्रल क्या चीज है, ठीक है, किस तरह से सोल्व किए जाते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारे पास दो टॉपिक है, गामा इंटीग्रल और बीटा फंक्शन, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम गामा इंटीग्रल कि हमारे पास है गामा इंटीग्रल क्या चीज है। तो गामा इंटीग्रल बोल लो या फिर गामा फंक्शन बोल लो, ठीक है। इंटीग्रल गाइस ये राइट हैंड साइड को बोल दिया जाता है गामा इंटीग्रल, और जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, ये गामा फंक्शन, ठीक है। तो गामा फंक्शन गामा इंटीग्रल, ओके, तो कुछ बोल लो एक ही बात है। तो अपने पास गैस देखो, जो गामा है वो कैसे डिनोट होता है गैस, ये अंडर रूट नहीं है, राइट। ये अपने पास एक गामा फंक्शन है जो कि इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर मेरे को गामा ऑफ एन लिखना हो तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूं गैस। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ठीक होती है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरह से भी। बुक्स के अंदर कहीं पर तुम्हें ये वाली नोटेशन मिलेगी, कहीं पर ये वाली मिलेगी, तो दोनों नोटेशन ठीक है हमारी, राइट। ये भी हमारे पास गामा फंक्शन है, ये भी हमारे पास गामा फंक्शन है, ठीक है। तो गैस अगर मैं गामा ऑफ एन लिख रहा हूं, इस चीज का मतलब क्या है हमारे पास कि इंटीग्रल है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। साथ में मेरे पास यहाँ पर e की पावर -x आएगा और x की पावर n-1 रहेगा, ओके। तो एक्सपोनेंशियल की पावर -x, जो यहाँ पर वेरिएबल x, अब उसकी पावर में यहाँ पर n-1, यानी कि जो मैं यहाँ पर गामा लिख रहा हूं जिस चीज का, जो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर है n गाइस, हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, ओके। n क्या होगा यहाँ पर, एक कांस्टेंट होगा, लिख भी लो कि n मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सम कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। तो एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये रहेगा। तो ये इंटीग्रल जो है गामा फंक्शन जो है वो e की पावर -x, x की पावर n-1 आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो अगर तुम्हें एक इंटीग्रल दे रखा है, जस्ट वहां से n को आइडेंटिफाई करो और फिर वो गामा n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी गामा n की वैल्यू क्या होती है डिस्कस करेंगे, हल्का सा वेट करो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, यहाँ पर गामा फंक्शन की वैल्यू होती है। तो आई होप कि इंटीग्रल तो सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद गाइस एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अपने पास यहाँ पर हमने क्या लिया, e की पावर -x और x की पावर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 कर दिया है। x की पावर 0 में कर रहा हूं, इधर कोई x नहीं है ना, राइट। तो अगर x नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या जस्ट 1 है, और 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x की पावर 0 लिख सकता हूं ना 1 को मैं, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या 1 की जगह पर x की पावर 0 है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या हुई इस केस में, अगर मेरे पास x की पावर 0 है तो अपने पास यहाँ पर x 1-1 जाएगा क्या, फॉर्म देखो एक बार, x की पावर n-1 था, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी, राइट। x की पावर 0 बनाने के लिए n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 होगी। तो यहाँ पर जो ये वाला इंटीग्रल है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये हमारे पास गामा ऑफ 1 है। क्या हमारे पास ये गामा फंक्शन है 1 का, ओके। तो ये जो इंटीग्रल है गामा फंक्शन 1 है। अब क्या हमें ये इंटीग्रल सोल्व कराना आता है, बिल्कुल है, इस इंटीग्रल के अंदर क्या ही है, एक्सपोनेंशियल हमें सोल्व करवाना आता है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज डिवाइड बाय जो ऊपर पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो e की पावर -x डिवाइड बाय -1, ठीक है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी।
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जस्ट लिमिट पुट करा लेंगे 0 से इन्फिनिटी, तब मैं 0 से इन्फिनिटी डालूंगा, तब इन्फिनिटी डाला तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस, फिर एक माइनस ये भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर में क्या आएगा, 0 आएगा, और e की पावर 0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो अपने पास जस्ट क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट्स पुट कराने के बाद जो ये इंटीग्रल था हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, +1 के इक्वल आ चुका है। यानी कि यहाँ से मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि गामा ऑफ 1 जो होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि गामा ऑफ 1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लो एक बार, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार फिर समझा देंगे सर, बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ना, ये फंक्शन है गामा, ठीक है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, जो मेरे को यहाँ पर n दे रखा होगा वो x की पावर में n-1 जाएगा। क्या चीज समझ में आई, जस्ट एक्सपोनेंशियल माइनस x है, x की पावर में n-1 चला जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर है n मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पर x की पावर n-1 आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी। गाइस इन लिमिट्स के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि ना यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, स्टूडेंट्स तब भी लगा देते हैं बेफालतू में। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सिर्फ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। ठीक है, तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल रहेगा, साथ में यहाँ पर dx रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल किया है जिसके अंदर मैंने क्या किया, x की पावर 0 ले लिया, क्योंकि इधर जस्ट 1 था, है ना, तो x की पावर 0 लिया, उसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1-1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो ये इंटीग्रल जो है वो मेरा गामा 1 के इक्वल है। ओके, फिर जस्ट यहाँ पर इस इंटीग्रल को सोल्व कराया और कुछ नहीं। क्लियर है? सर यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स के प्लेस पे कुछ जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स ऊपर पावर में, वहां पर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब, जैसे ई पावर -2x हो सकता है। हाँ मतलब वहां पर वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, हल्का सा जस्ट वेट कर लो। ठीक है, हल्का सा भी वेट करो उस चीज के लिए। ओके, यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर के लिए भी डील करेंगे, और यहाँ पर सम एक कांस्टेंट होगा लेट्स से अल्फा, तो उसके लिए भी डील करेंगे, हल्का सा वेट करो। लेकिन अभी जो गामा फंक्शन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके, तो गैस ये था हमारे पास यहाँ पर क्या, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, और ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा एग्जांपल, राइट। तो अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट चीज की तरफ। तो जो नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास, वो क्या एक प्रॉपर्टी है, गामा n+1 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, n गामा n के। ठीक है, किसके इक्वल होती है, n गामा n के। इसके गाइस अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ यार ज्यादा मुश्किल नहीं है इसका करना, काफी आसान प्रूफ है, तो आओ उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गामा n+1 सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जो गामा n+1 है ये अपने पास किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर n+1, साथ में -1, इस तरह से, राइट। गाइस गामा n में क्या होता था, n-1 होता था ना, ऐसे यहाँ पर अगर मैं n+1 का कर रहा हूं तो n की जगह पर क्या आ जाएगा इस बार, n+1 और -1 एज इट इज, साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर -x आएगा, dx आएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर हो गया। ओके, तो अभी ये जो चीज अपने पास है 1 से 1 कट जाएगा, और अपने पास बचेगा यहाँ पर 0 से लेकर के इन्फिनिटी, x की पावर n e की पावर -x dx। अब क्या है यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, जो हमने 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन सीखी होती है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, एक मेरे पास एल्जेब्रिक टर्म है, एक मेरे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म को यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाएगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज x की पावर n, सेकंड टर्म का इंटीग्रेट करवा लेंगे, तो e की पावर -x डिवाइड बाय -1, फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का क्या होगा वहां पर, डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n को डिफरेंशिएट कराएंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, n, साथ में x की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या है, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो e की पावर -x, साथ में डिवाइड बाय -1 आएगा, और इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी लिमिट्स पुट कराने का इस बची है, उनको मैं बाद में करा लूंगा। ठीक है, एक साथ यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी डाल लेंगे बाद में। ओके, तो अभी इस इंटीग्रल को सोल्व कराना एक तो हमें, राइट, तो इसको इंटीग्रेशन करवा लेंगे एक बार, और अगर तुम इस वाले के अंदर लिमिट्स पुट कराओगे ना, ये वाली टर्म तुम्हारी 0 हो जानी है, अभी दिख जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो तुम्हारी 0 हो जाएगी, और यहाँ से गाइस ये n क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है। पहले थोड़ा इस इंटीग्रल के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, लिमिट्स को बाद में पुट करा लेंगे। तो यहाँ पर जो n है वो एक कांस्टेंट टर्म है, क्या उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब तब मैं n को बाहर निकाल लूं और इस -1 को भी बाहर निकाल लूं, तो उसके अलावा जो अंदर टर्म बची, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या गामा फंक्शन दिखाई दे रहा है अगेन, यस यस। सर।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो x की पावर n है, साथ में e की पावर माइनस एक्स है, डिवाइड बाय -1 है, बीच में यहाँ पर प्लस साइन आएगा, n आया, साथ में मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रल है एक, x की पावर n-1 है, e की पावर -x है, dx है, इस तरह से लिमिट मेरे पास यहाँ पर इसकी 0 से इन्फिनिटी है ही। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रल है। ओके, इसके अंदर गाइस यहाँ पर लिमिट पुट होनी है 0 से इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पर लिख लो इस चीज को। ये जो इंटीग्रल है क्या है, गामा फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर n। इस बार ये फंक्शन कौन सा है, n का है ना भाई, यहाँ पर n-1 आया है, तो n का फंक्शन है ना गामा, राइट। तो ये इस तरह से आ गया, जो ये वाली वैल्यू है। एक बार यहाँ पर इंफिनिटी पुट करो गाइस, को तब इंफिनिटी पुट कर रहा हूं तो इंफिनिटी की पावर में n जा रहा है एक तो, और साथ में यहाँ पर e की पावर -इन्फिनिटी जा रहा है। ओके यस, तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों चीजें इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है। तो गाइस ऐसा तब होता है ना हमारे पास इंटीग्रल्स के अंदर, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा डोमिनेटिंग फंक्शन कौन सा है, यानी कि कौन सा जल्दी 0 को टेंड हो रहा होगा या फिर इंफिनिटी को टेंड हो रहा होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, एक तुम्हारे पास एक एल्जेब्रिक टर्म है, एक तुम्हारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक एल्जेब्रिक टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी ना वो तुम्हारी जल्दी से राइज करती है। ठीक है, तो तब इन्फिनिटी पुट कराओगे ना यहाँ पर, तो इन्फिनिटी से काफी पहले ये वाली जो टर्म है ना वो अपने पास 0 हो जाएगी। तो अपने पास ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ना, ये वाला, ये हमारे यहाँ पर डोमिनेट कर रहा होगा। इसका कैसे, अगर मैं ग्राफ बना करके दिखाऊं तो मैं समझ, देखो कुछ इस तरह से होगा कि x की पावर n है। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स से स्क्वायर मान लो, क्यूब मान लो, कुछ मान लो, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो लेट्स से ये आ रही है मेरे पास x की पावर n का ग्राफ है, इस तरह से जा रहा है कि x अपने पास इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, ठीक है, कि x की वैल्यू तब बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियल की पावर -x की वैल्यू क्या हो रही होगी, घट रही होगी इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। तो अपने पास गाइस जो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है ना, ये हमारा 0 क्या करेगा, जल्दी टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ये वाला 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो e की पावर -x है, ये क्या हमारे पास यहाँ पर डोमिनेटिंग फंक्शन है। क्या हमारे पास ये डोमिनेटिंग फंक्शन है, जिसकी वजह से इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। भाई यहाँ पर देखो ना, ये 0 को टेंड कर चुका है, लेकिन ये अभी इन्फिनिटी को टेंड नहीं किया। लेट्स से इसकी वैल्यू यहाँ पर 1000 है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होगा ना, राइट। तो ये उस तरह से सेंस ले रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर तब इसको कराओगे तुम इन्फिनिटी पुट, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। क्यों करेगी, एक्सपोनेंशियल की वजह से। वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डोमिनेटिंग फंक्शन है। ओके, तो ये डोमिनेटिंग फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करेगी, इसकी वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। तो तब हमारे पास क्या थी, इन्फिनिटी लिमिट थी, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, तब तुम 0 पुट कराओगे लिमिट, तब यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कराओगे तो एक्सपोनेंशियल की तो पावर 0 यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पर 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। तो 0 - 0 आएगा पहली वाली ब्रैकेट से, इस तरह से। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे को क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में था मेरे पास गामा n+1, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ चुका है, n गामा n। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ चुकी है गामा इंटीग्रल की, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें आगे भी काम आएगा। गैस देखो, ये हालांकि डेरिवेशन जो प्रूफ है वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, मैं करने को जस्ट एक स्लाइड के अंदर 3 रिजल्ट लिखवा देता और हमारे सारे क्वेश्चन फिजिक्स के उससे हो जाते। लेकिन बात ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि हम बीच में कंफ्यूज ना हो रहे हो कहीं पर कि ये क्या आ गया। ठीक है, राइट, क्योंकि रट्टा मारना है हमेशा ठीक नहीं होता। अगर टाइम कम होता है तो फिर उस केस में रट्टा मार लो, लेकिन वही है ना, अगर हमारे पास टाइम है तो हर एक चीज को हमें अच्छे से डिटेल में करना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें क्वांटम के अंदर भी काम आएगा और जो हमें थर्मल के अंदर भी काम आ रहा होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, और इस इंटीग्रल गाइस काम क्या, वैसे इंटीग्रेशन को सोल्व कराने में काम आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सोल्व कराएंगे, वहां पर तुम देखोगे कैसे इसको यूज किया जाएगा। ओके, तो नोट कर लो, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। सर सेकंड 0 कैसे है, नहीं समझ में आया लिमिट में। सेकंड 0 अपने पास यहाँ पर सिंपल है ना, तब 0 पुट किया तो x की 0 की पावर n क्या होगा, अपने पास 0 नहीं होगा क्या। ओके ओके ओके। आज मुझे फिर से आवाज कम आ रही है थोड़ी सी तुम्हारी। मैंने कोई साउंड की सेटिंग्स में भी चेंज नहीं किया इस वीक, तो पिछले लास्ट वीक तो मैंने चेंज किया था, इस वजह से कम आ रही थी। इस वीक तो मैंने कोई साउंड सेटिंग में चेंज भी नहीं किया। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को समझ में आई होंगी, और ये प्रॉपर्टी जो है वो सबको क्लियर होगी। तो ये हमारा गैस इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ठीक है, ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, एक एक चीज समझ में आई होगी किस तरह से किए जा रहे हैं। ओके,
तो भी मूव करते हैं फिर हम नेक्स्ट के ऊपर। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो गाइस जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो क्या है, देखो अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रूफ किया कि हमारे पास ना जो ये गामा n प्लस 1 है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, n गामा n के इक्वल है। ठीक है, तो क्या अब मैं यही चीज यहाँ गामा n के ऊपर दोबारा से लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो गामा n को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूं? ठीक है, तो मैं इस तरह से यहां पर कर सकता हूं। तो अगर लेट से मैं क्या करता हूं, 5 गामा निकालता हूं लेट से, ठीक है, तो अपने पास से क्या बनेगा, अपने पास बनेगा 4 साथ में गामा ऑफ 4, ये बन जाएगा। फिर गामा 4 को मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, 4 इंटू में 4 गामा को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू में 3 गामा, इस तरह से लिख सकता हूं। ऐसे फिर मैं यहां पर गामा ऑफ 3 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में गामा ऑफ 2। ठीक है, फिर मैं यहां पर 2 के गामा को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू में गामा 1, और गामा 1 क्या होता है मेरे पास, 1 होता है ना। तो अगर इस वाली चीज को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करा दूं, इस वाली को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करा दूं, और गामा 2 को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करा दूं, तो क्या अपने पास यहां पर जो गामा ऑफ 5 है, क्या ये अपने पास इस तरह से नहीं आ जाएगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी कि क्या आ गए 4 फैक्टोरियल। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि जो n प्लस 1 गामा है ना, ये हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होता है इस तरह से। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर ये निकल करके आ गया, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें यहाँ पर दिया ही कि किस तरह से मैं चीज कह रहा हूँ। ठीक है, तो गामा n प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर मैं पीछे जाऊं, इस रिजल्ट के अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूं, तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि जो इंटीग्रल है ना, जो x की पावर में यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है ना, इसके फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकता हूँ, n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिजल्ट है किसका है, गामा n का है ना, और गामा n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये जो इंटीग्रल है वो मेरे पास n-1 के फैक्टोरियल के भी इक्वल है। तो इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा से यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गामा n n-1 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये जो इंटीग्रल है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, यानी कि जो x की पावर में होगा उसके फैक्टोरियल की टर्म में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। सर इस इंटीग्रल में ऐसा क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता रहे हैं कि क्वांटम में यूज होगा। देखो ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशंस आएंगे ना हमारे, जो हम सोल्व करेंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर रहे होंगे, ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, तो वहां पर ये फंक्शन एज इट इज का एज इट इज बन जाता है इंटीग्रल के अंदर, समझ रहे हो। तो जस्ट मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अभी गाइस देखो ये हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करेंगे, एक इंटीग्रल है जस्ट यहाँ पर, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। तो लेट्स से गाइस मेरे पास एक इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, x की पावर 6 है, e की पावर -x है, dx है, 0 से इन्फिनिटी। ये मेरे को क्वेश्चन है मेरे पास जो हमें यहाँ पर सोल्व करना है, एक सिंपल सा है, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका, फोर फैक्टोरियल। अगर मैं इसको गामा की टर्म्स में लिखूं तो अपने पास एक किसकी में जाएगा, 7 गामा, राइट। या फिर डायरेक्टली इसको तुम फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख सकते हो, जो यहाँ पर x की पावर में होगा डायरेक्टली वो तुम कर सकते हो 6 फैक्टोरियल ऐसे। तो या तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, या फिर पहले गामा 7 लिख लो, और फिर गामा 7 तुम्हारा 6 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, वो यहाँ पर कर सकते हो। और 6 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना होता है, 120 इंटू 6 कितना होता है, 720। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 720 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, राइट। तो जस्ट 6 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और नहीं है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई करो और अपना काम हो जाएगा। तो अभी गाइस हमने यहाँ पर जो बातें की है ना, अभी तक हमने की है कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो, इंटीग्रल टर्म हो, एग्री। अगर लेट्स से कि यहाँ पर मेरे को दे दिया हाफ, 3/2, 5/2, जो कि हमारे सामने काफी बार आ भी रहे होंगे, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर उसके लिए डील करने वाले हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं गामा हाफ की वैल्यू निकालने वाला हूँ, क्योंकि जैसे भी हमने यहाँ पर यूज की थी ना, तब इंटीजर वैल्यू थी, तो मेरे को पुट करवाना पड़ा था वहां पर गामा 1, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होता है, करेक्ट। अभी ऐसे में गामा ऑफ हाफ निकालूंगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास, वैसे तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अंडर रूट पाई होती है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को भी इवेल्युएट कर रहा हूँ। थोड़ा इंटीग्रल हल्का सा डिफिकल्ट होता है वाला सोल्व करवाना, लेकिन मैं इसको यहाँ पर करवा रहा हूँ सोल्व, ठीक है, ताकि तुम्हें एक सेंस रहे कि इंटीग्रेशन को परफॉर्म कैसे करवाया जा रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर लेट्स से कि कोई इंटीग्रेशन नहीं भी कवर करना चाह रहा, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली तुम्हें पता होनी चाहिए। जो गामा ऑफ होता है वो अपने पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, चाहे क्वांटम की बात होगी या फिर थर्मल की बात होगी, जहां पर भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ये आने की प्रोबेबिलिटी वहां पर रहेगी हमारी, ठीक है, कि हमारे पास हमें गामा ऑफ की नीड पड़ रही है, तो वो क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास गामा ऑफ क्या है, अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है, और अभी मैं इसको यहाँ पर प्रूव भी करने वाला हूँ, ठीक है। और गैस देखो, अब मेरे पास ना गामा 3/2 बने, 5/2 बने, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी थी ना मेरे पास, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, इसका मैं यूज करके उसको गामा ऑफ तक पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। जो ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी, उसका यूज करते हुए मैं गामा ऑफ तक पहुंचा सकता हूँ। लेट से मेरे पास इंटीग्रल यहाँ पर x की पावर में 5/2 है, लेट से मेरे पास क्या है, लेट से 5/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, साथ में गामा ऑफ 3/2, फिर 3/2 का जो गामा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 तो एज इट इज रहेगा पहले, और गामा 3/2 को लिख सकता हूँ हाफ, और गामा हाफ, और गामा हाफ मैंने क्या बोला तुम्हें, अंडर रूट ऑफ पाई बोला, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 और साथ में अंडर रूट पाई, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी पावर हो फिर यहाँ पर हाफ के फैक्टर में, वो तुम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल प्रूफ करने वाले हैं कि इंटीग्रल की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। गामा 5/2 होगा ना वो, सॉरी, गामा 5/2 होगा ना वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गामा 5 क्या होगा, गामा 5/2 होगा ना जो लिखे हैं यहाँ नहीं पर। गामा 5, अच्छा सॉरी, ओके। सर गामा एन में एन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। एन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, करेंगे अभी, हल्का सा वेट करो, ठीक है। सर गामा एन प्लस वन का ही दोनों वैल्यू हमने देखा, तो वो दोनों ही गामा एन प्लस वन का, एन गामा एन और एन फैक्टोरियल, ये दोनों ही यूज होता है। हाँ दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन गामा एन एंड एन फैक्टोरियल, सॉरी, एन गामा एन एंड एन फैक्टोरियल दोनों ही यूज होता है। हाँ दोनों गामा एन यूज कर प्लस वन। सकते हो, जस्ट एक ही बात है यार, अगर प्रभाव तो उसमें क्या ही है यार, तो तुम इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर तुम इसको एन फैक्टर लिख लो, बात तो एक है ना, ठीक है, ओके। तो अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, गामा हाफ का प्रूफ है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो गामा हाफ होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है, और अभी हम यहाँ पर इसका प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस देखो किस तरह से ये प्रूफ हमारा हो रहा होगा। तो हमारे पास जो गामा हाफ है, गामा हाफ को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, जो मेरे पास गामा इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी होता है इस तरह से, साथ में मेरे पास e की पावर -x होता है और x की पावर में n-1 होता है, तो यहाँ पर x आएगा, साथ में n यानी कि हाफ, फिर माइनस में 1 इस तरह से, है ना, और साथ में a की पावर -x और साथ में यहाँ पर ये dx, तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर होगा, ओके। तो अभी हमें ये सोल्व कराना है, राइट, ये इंटीग्रल हमें क्या करवाना है, यहाँ पर सोल्व कराना है कि इस इंटीग्रल की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ओके। तो अब या फिर इसको इंटीग्रल को देखते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर ऑपरेट करवाया जाएगा। तो अपने पास गए यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूं ना अभी, ओके। तो गैस देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, हमारे पास जो ये x की पावर, ये वाली जो चीज है, यहाँ पर x की पावर -½ बनेगा, क्या बनेगा, x की पावर -½ बनेगा, साथ में e की पावर -x रहेगा और dx रहेगा, ओके। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रल बन रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की पावर -½ को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ समय एक नया वेरिएबल, लेट से मैंने पुट किया उसको y, ओके। तो मैंने यहाँ पर पुट किया x की पावर -½ को समय एक नया वेरिएबल, लेट से y, ओके। तो तब मैं इसको y पुट करता हूं, तो अब अपने पास यहाँ पर ये जो dx है ये भी बदलेगा, तो इसे dx को dy के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। गाइस जस्ट सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा -½ साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, फिर x की पावर में एक -½ एक माइनस टर्म और आएगी यहाँ पर, राइट। तो अपने पास यहाँ पर x की पावर -3/2 बन जाएगा इस तरह से, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, एक dx रहेगा लिखना,
और यहाँ पर dy इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो अभी ये हमारे पास बना है, तो अभी यहाँ पर क्या है, x की पावर -3/2 है, और अपने पास यहाँ पर क्या था, y था, x की पावर माइनस हाफ क्या था, y था, तो क्या ये y की पावर 3 नहीं है? तो यहां से जो dx की वैल्यू अपने पास वो क्या आ चुकी है, dy, साथ में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन जाएगा साथ में, एंड डिवाइड बाय अपने पास क्या आएगा, y क्यूब आएगा इस तरह से। तो dx इज इक्वल टू क्या आ चुका है मेरे पास, -2 डिवाइड बाय y की पावर क्यूब आ चुका है। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा लूंगा, तो अपने पास यहाँ पर जो है x की पावर -f की जगह पर आया y, e की पावर -x है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास जो x की वैल्यू तुमने क्या पुट कराई है, अपने पास यहाँ पर x की पावर -हाफ अपने पास y है। ओके, आई गेस यहाँ पर गड़बड़ होगी थोड़ी सी, एक बार करते हैं गाइस, शायद मैंने गलत सब्स्टिट्यूशन करा लिया। अपने पास यहाँ पर एक बार तुम क्या करो कि तुम्हारे पास यहाँ पर e की पावर -x है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो x की वैल्यू निकल करके आएगी इधर, दोनों तरफ एक बार यहाँ पर स्क्वायर करा लो, तो अपने पास यहाँ पर -1 आएगा और साथ में यहाँ पर y स्क्वायर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 1/x = y स्क्वायर है, जो कि हमारे पास यहाँ पर उल्टा पड़ गया है। वैसे काम करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन चेंज करा रहा हूँ, ये यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पर पुट करवाएंगे। देखो जो अपने पास ना यहाँ पर है ना 1/x बन रहा था, है ना, तो मेरे को यहाँ पर e की पावर में y स्क्वायर टर्म चाहिए, ठीक है, e की पावर में को यहाँ पर y स्क्वायर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x को y स्क्वायर पुट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, x को y स्क्वायर करा रहा हूँ, तो पुट x = y स्क्वायर, मतलब x की पावर हाफ = y स्क्वायर इस तरह से, तो ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, x = y स्क्वायर बोल लो, या फिर x की पावर हाफ = y बोल लो, ठीक है, कुछ बोल दो, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया था, तो तब मैं नेगेटिव को गायब कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर यार मैं इसको y ले रहा हूँ ना, तो अपने पास एक दिक्कत पड़ रही थी वहां पर, ठीक है, अपने पास यहाँ पर 1/y स्क्वायर पड़ रहा था, ठीक है, फिर मैं उसको सोल्व नहीं करा सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन माना है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर क्या है, x की पावर हाफ = क्या है, y स्क्वायर है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, हाफ आएगा, साथ में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, dx आ जाएगा, राइट, और x की पावर में साथ में नीचे -हाफ आ रहा होगा, यानी कि x की पावर अंडर जाएगा इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ये dy आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो √x है क्या वो y के इक्वल है, तो यहाँ पर y पुट कर देंगे, तो अपने पास यहाँ पर जो dx की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, y dy और साथ में 2 आ जाएगी, तो ये मेरे पास यहाँ पर dx की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अभी x -हाफ है, x -हाफ है, तो x -हाफ को मैं क्या पुट करा सकता हूँ, x -हाफ को मैं क्या पुट करा सकता हूँ, 1/y पुट करा सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/y आ जाएगा। ओके, साथ में अपने पास यहाँ पर e की पावर y स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ओके, साथ में अपने पास यहाँ पर जो ये चीज है dx की जगह पर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पर ये वाली टर्म आएगी, यानी कि 2y साथ में dy आएगा इस तरह से, ठीक है। और इंटीग्रल की जो लिमिट हमारे पास वो क्या थी, 0 से इन्फिनिटी थी ना, तो ये 0 से इन्फिनिटी, y से y कट गया। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो, ये जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है और कुछ नहीं। कोई डाउट यहां तक? सब क्लियर है? नोट कर लो एक बार, फिर पढ़ते हैं आगे। अभी भी गाइस इंटीग्रल सिंपल नहीं है, ठीक है, मे बी तुम्हें लग रहा हो कुछ को कि अब तो आसान हो चुका है, नहीं हुआ अभी आसान, नहीं कर पाओगे सोल्व, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो, अब इस इंटीग्रल जो बचाए हुए है क्या, पहले तो वो लिख लेता हूं और फिर इसको अप्रोच कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी ये जो इंटीग्रल बचा है मेरे पास वो क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी है, साथ में e की पावर -y स्क्वायर है और dy है, ये मेरे पास इंटीग्रल अभी बचा है, और एक 2 का फैक्टर भी आगे सामने ऐसे, ठीक है, ये इंटीग्रल मेरे पास बचा है। अभी गाइस यहाँ पर ये फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, क्या एक इवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है e की पावर -y स्क्वायर, क्या ये एक इवन फंक्शन है? तो अगर ये एक इवन फंक्शन है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, वो यूज की जा सकती है, और वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 2 है आगे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी है, तो इसको मैं यहाँ पर अब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करवा सकता हूँ। भाई इन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है अगर मेरे पास इंटीग्रल f(x) कर रहे हैं, और f(x) मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट
लेफ्ट हैंड साइड मतलब सॉरी राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर थी और हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, ठीक है। तो जस्ट ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, ये एक इवन फंक्शन है यहाँ पर, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। अभी गाइस ये जो इंटीग्रेशन है गाइस, यहाँ पर dy है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक लेट्स से y एक्सिस है, ठीक है, y का ये फंक्शन है हमारे पास, ओके, और उसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व नहीं करा सकता, तो मैं यहाँ पर इस इंटीग्रेशन क्या करूंगा, इसको मैं 2D में लेके जाऊंगा। अब ये 1D में है, ठीक है, अब इसको मैं 2D में लेके जाऊंगा और फिर वहां से मैं सोल्व करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रल को मैं बोल रहा हूँ आई, क्या बोला मैंने इसको, आई इंटीग्रल बोला। अभी मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ आई स्क्वायर, क्या किया मैंने, इस इंटीग्रल का स्क्वायर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके स्क्वायर को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इस इंटीग्रल को लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास लेट से y डायरेक्शन में, ये भी मेरे पास y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, इनमें से एक इंटीग्रल, कोई भी एक इंटीग्रल, या तो इसको या फिर इसको, एक इंटीग्रल को यहाँ पर x के टर्म्स में चेंज करवा दो। यानी कि एक मेरे पास x डायरेक्शन मतलब x का फंक्शन आ जाएगा, एक मेरे पास y का फंक्शन आ जाएगा। गाइस देखो, यहाँ पर तुम x पुट करो या फिर y पुट करो, इट डजेंट मैटर, इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अपने पास यार ये जो वेरिएबल है वो तो डम इंडेक्स है ना, अपने पास लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो इंटीग्रल की वैल्यू भी तो सेम आएगी। चाहे x यूज कर लो कि y यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एग्री कर रहे हो। तो x और y तो जस्ट क्या अपने पास डमी वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं चेंज करवा रहा हूँ y से x के अंदर। तो अपने पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना, यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर जो है फर्स्ट इंटीग्रल है, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx आएगा। और ये वाला इंटीग्रल जो है मेरे पास वो क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में dy। तो यहाँ पर दोनों इंटीग्रल मेरे पास y के फंक्शन थे, अब मैंने एक इंटीग्रल को यहाँ पर x के फंक्शन में चेंज करवा लिया, क्योंकि x y मेरे पास क्या है, डमी वेरिएबल्स हैं। जो इंटीग्रल का रिजल्ट है भाई वो सेम रहना चाहिए, है ना। अब यार उसको x मान लो कि y मान लो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो अगर रिजल्ट मेरे पास सेम है तो यहाँ पर मैं y की जगह पर अब x पुट करवा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। रिजल्ट सेम रहना चाहिए, तो रिजल्ट यहाँ पर सेम रह रहा है, ओके, आ गया। अभी इन दोनों इंटीग्रल को क्या बना लो, सरफेस इंटीग्रल बना लो, ठीक है। अपने पास यार इंटीग्रल को मतलब ये फंक्शन है एक साथ कंबाइन कर लेंगे और इसको एक इंडिविजुअल अलोंग एक्स इंटीग्रेशन और यहाँ पर y के इंटीग्रेशन, इनको एक मर्ज करके एक सरफेस इंटीग्रेशन में हम चेंज करवा देंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो इंटीग्रल है ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इस तरह से आएगा, साथ में मेरे पास यहाँ पर dx आएगा, dy आएगा। तो जस्ट दोनों इंटीग्रल को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, दोनों इंटीग्रल को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर डाला है, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये इंटीग्रल यहाँ पर बन चुका है, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, x की भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, y की भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि हमने पूरा का पूरा xy प्लेन घेर रखा है, राइट। कंप्लीट xy प्लेन के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है हमारी, एग्री कर रहे हो। तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करा रहा हूँ। तो तब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं चेंज कराऊंगा ना, तो x को मैं पुट करूंगा r cos थीटा, y को पुट करूंगा मैं r sin थीटा, ठीक है, राइट। तो ये मैं पुट करने वाला हूँ, राइट। और अपने पास जो dx dy होता है, यानी कि सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सरफेस एलिमेंट वो होता है हमारे पास r dr d थीटा, राइट। अगर गैस थोड़ा सा रिकॉल कराऊं मैं कि कैसे होता है अपने पास, कि अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास लेट से यहाँ पर हमने एक एरिया एलिमेंट माना इस तरह से, तो अपने पास एक तो होता है r डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, तो ये अपने पास होता है dr, ऐसा होता है थीटा कैप डायरेक्शन में। तो ये अपने पास जो ये वाली चीज है ना, ये वाली जो चीज है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, तो ये होता है अपने पास यहाँ पर r d थीटा, जो कैसे निकालते थे, ये एंगल यहाँ पर हमारे पास d थीटा होता था, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर यूज क्या करते थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो एंगल अपने पास d थीटा, आर्क अपने पास यहाँ पर dl थीटा डिवाइड बाय रेडियस, इस तरह से। तो अपने पास यहाँ से जो dl थीटा आता था वो क्या आता था, r d थीटा आता था। तो यहाँ पर जो लेंथ एलिमेंट है r d थीटा इस तरह से आएगा, और ये वाला dr, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे अपने पास सरफेस एलिमेंट आ जाएगा। तो r dr d थीटा इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमारा सरफेस एलिमेंट होता है, ठीक है।
पुट कराओ यहाँ पर, तो अपने पास जो इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल कौन सा आई स्क्वायर है, ठीक है। तो जो आई स्क्वायर अपने पास यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस लिमिट यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जो कि पूरे एक्स वाई प्लेन के ऊपर इंटीग्रेशन करा रहा है, राइट। तो अगर मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंप्लीट प्लेन के ऊपर करवानी है इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगी, आर की वैल्यू को मैं ले जाऊंगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि उसका रेडियस डिसाइड करो कि इनफाइनाइट रेडियस है, और फिर एंगल होता है मेरे पास, राइट, तो उसको ले लूंगा मैं 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज लेता हूं 0 से 2 पाई और 0 से इन्फिनिटी आर की लिमिट, तो अपने पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ लिमिट्स, वो क्या ले रहा हूँ 0 से लेकर इन्फिनिटी, और ऐसे थीटा के लिमिट्स जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ 0 से लेकर के 2 पाई। तो जो ये वाला इंटीग्रल है और जो नीचे वाला इंटीग्रल है, ये अपने पास अब क्या है, बराबर है, क्या है अपने पास यहाँ पर अब बराबर है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर अभी इंटीग्रल निकल करके आ चुका है, ओके। अब जस्ट हमें यहाँ पर इसको सोल्व कराना है और अपना यहाँ पर काम हो जाएगा, ओके। नोट कर लो एक बार यहाँ तक, फिर इसको हम यहाँ पर सोल्व कराते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है, लेकिन वो ये कि इंटीग्रेशन की एक्सटेंस होना तो ज्यादा बेटर, क्योंकि पता नहीं कि ये इस टाइप के इंटीग्रेशन किस क्वेश्चन में बीच में आके फंस जाए। क्योंकि भाई मैथमेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है ना, मैथमेटिक्स तो यार ये कि कहीं पर भी आ सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट के अंदर बन सकती है ना। तो ये इसलिए हमें थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ओके। कंसेप्ट पता है और हमारे मैथ्स की वजह से कोई क्वेश्चन रुक जाए तो वो अच्छी बात नहीं है ना, ओके। तो हमारे पास गैस जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वो ये निकल करके आ रही है ना। तो अभी जस्ट हमें इस इंटीग्रल को सोल्व कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना उसको यहाँ पर टी पुट करा लो, ठीक है, टी पुट करा लेंगे और फिर ये इंटीग्रल जो हमारे पास वो आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराना है और सोल्व करवाना है। देखो तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा फिर, 0 से इन्फिनिटी है, 0 से 2 पाई है, e की पावर माइनस आर स्क्वायर है, साथ में आर डी आर डी, इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रल था आई स्क्वायर, ओके। तो अभी यहाँ पर हमें निकालना है आई स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पुट आर स्क्वायर इक्वल टू टी। तो अपने पास 2r dr जो वो dt के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से अपने पास जो dr है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dt डिवाइड बाय 2r के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो जो dr हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो dt बाय 2r के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे इस चीज को, और थीटा की इंटीग्रेशन तो यार हम अलग से निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट लिमिट्स हमारे पास r और थीटा मेरे पास यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट लिमिट्स है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ओके, वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट लिमिट्स है अपने पास यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन को इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, लाइक आर भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, और साथ में यहाँ पर डी थीटा। तो इस इंटीग्रल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर को टी पुट करा लो, तो ई की पावर माइनस टी आएगा, और फिर आर डी आर को क्या करा सकता हूँ, डी टी बाई 2 करा सकता हूँ। डी थीटा की इंटीग्रेशन करवाओगे तो थीटा आएगा, 0 से 2 पाई लिमिट होगी, ठीक है। तो अपने पास ये वाली जो इंटीग्रेशन करवा सकते हैं क्या हम, बिल्कुल, हाफ है e की पावर माइनस टी है, डिवाइड बाय -1 आएगा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट डाल दो, या फिर अगर डायरेक्टली इसको गामा 1 घोषित करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्टली अपने पास एक गामा 1 है ना, गामा 1 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी, तो सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में, ओके। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई आएगा, -0 आएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से हाफ वैल्यू आएगी, राइट, तो हाफ आया अपने पास और साथ में 2 पाई आया, तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 2 कट जाएगा, और अपने पास यहाँ पर जो ये आई स्क्वायर की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। गैस यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पाई आई है, आई स्क्वायर की पाई आई है, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ऑफ पाई हो जाएगी। आई क्या था हमारे पास इंटीग्रल, आई था मेरे पास इंटीग्रल e की पावर, तो पीछे चलते हैं देखते हैं कि आई इंटीग्रल हमारे पास एग्जैक्टली क्या था। ये था मेरे पास आई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर -y² dy, ओके। और ये वाली जो चीज है वो कहां से निकाली थी हमने, इधर से, जो गामा हाफ था उसकी वैल्यू थी ये वाली, है ना। तो अपने पास जो इंटीग्रल आई है ना, एक्चुअल में था तो क्या अपने पास गामा हाफ था, एग्री कर रहे हो।
जो इंटीग्रल आई है वो एक्चुअल में क्या था, गामा हाफ था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई है ये लास्ट में ये वाली, ये अपने पास क्या थी, गामा हाफ के लिए, यानी कि e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर साथ में हाफ माइनस वन, यानी कि माइनस हाफ इस तरह से, और dx। ठीक है, तो ये क्या अपने पास यहाँ पर गामा हाफ है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने, अंडर रूट ऑफ पाई निकाल ली है। ठीक है, लिमिट यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो गैस ये था हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रेशन। बाकी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो तो ये रिजल्ट ही है। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही बात है कि पता नहीं कि किस क्वेश्चन में टकरा जाए मैथ्स। ठीक है, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन, जो इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, मैथमेटिक्स आए कि ना आए इस वाले क्वेश्चन की चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। ओके, सर अगर गामा हाफ बोलेंगे तो पूरा ऑटोमेटिक ये इंटीग्रल आ जाएगा ना? हाँ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, गामा ऑफ ये वाला इंटीग्रल है। गामा 2 बोलेंगे तो वहाँ पर एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा। सॉरी एक बार रिपीट करना प्लीज। अगर गामा 2 बोलेंगे तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा वहाँ पर। अगर गामा 2 बोलेंगे तो अपने पास 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 बचेगा x। यस, जो पहले हमने डिफाइन किया ना स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पर जो भी तुम गामा बोल रहे हो जस्ट यहाँ पर वो n-1 होता है। ठीक है, जो यहाँ पर n लिखा जाता है, एक जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म उसको याद करो ना। जस्ट अपने पास यहाँ पर ये वाली फॉर्म थी, यहाँ पर ये अपने पास गामा n के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर -1 लगा करके जो भी अपने पास यहाँ पर n बनेगा वो अपने पास गामा n है। क्या चीज क्लियर है? ओके सर। ठीक है, ओके। और अगर फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है तो इसको n-1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है डायरेक्टली सीधा, यानी कि जो x की पावर में लगा होगा वो अपने पास डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं सभी को क्लियर होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो भैया इसको -1/2 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते? हाँ -1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, अभी वैल्यू निकालेंगे भी कि गामा माइनस हाफ क्या होता है। ठीक है, हल्का सा जस्ट वेट करो। ठीक है, ओके। तो गाइस देखो यहाँ पर अपने पास क्या सीन है, अगली जो चीज है, अगली जो चीज है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3/2 गामा, कि अपने पास जो 3/2 गामा होता है ये किसके इक्वल होता है, राइट। अगर इंटीग्रेशन की टर्म्स में बात करें तो अपने पास कैसा होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी होगा, x की पावर में हाफ होगा, साथ में एक्सपोनेंशियल -x होगा, dx होगा, इस तरह से इंटीग्रल की टर्म में बात करें तो। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो गामा 3/2 होता है किसके इक्वल होता है, अपने पास अभी एक प्रॉपर्टी थी ना, गामा n+1 इज इक्वल टू क्या होता था, n गामा n। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर 3/2 है ना, तो 3/2 अपने पास क्या हो जाएगा n+1 के अंदर, हाफ प्लस 1 हो जाएगा क्या, इस तरह से। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो यहाँ पर आएगा हाफ साथ में गामा हाफ। तो अपने पास जो गामा हाफ होता है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ पाई। तो अपने पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइड बाय 2 इस तरह से, तो ये अपने पास क्या हो गया, गामा 3/2 की वैल्यू हो चुकी है। तो यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अपने पास अंडर रूट पाई बाय 2 आ चुकी है। ठीक है, अंडर रूट पाई बाय 2। ओके, दैट्स ऑल गाइस। देखो गामा इंटीग्रल हमारा काम लिटरली काफी ज्यादा आसान कर रहा है, क्योंकि अगर तुम इसका यूज ना करो तो यहाँ पर बाय पार्ट्स में उलझे रह जाओगे कि कैसे इंटीग्रल सॉल्व होगा। ठीक है, और वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा होगा, कितनी बार तुम्हें करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो गामा इंटीग्रल हमारा काफी ज्यादा काम आसान कर दे रहा है सीधा सीधा इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने में, जहाँ पर मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म और एक एक्स फैक्टर मतलब एक एल्जेब्रिक टर्म हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, एक एल्जेब्रिक टर्म और एक एक्सपोनेंशियल टर्म तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हो, लिमिट मेरे पास 0 से इन्फिनिटी हो, तो वहां पर हम गामा इंटीग्रल का यूज करते हुए उस इंटीग्रेशन को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर वही चीज है। ओके, और तुम्हें गामा 5/2 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले सोल्व करवाई है। ठीक है, गामा 5/2 भी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ना, तो अभी यहाँ पर हम गामा 7/2 सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं गामा 7/2 की बात करूं तो अपने पास वो क्या होगा, 5/2 साथ में गामा 5/2। ठीक है, 5/2 गामा को क्या लिख सकते हो, 3/2 साथ में गामा 3/2, फिर गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो, हाफ साथ में गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ पाई। तो ये अपने पास यहाँ पर गामा 7/2 की वैल्यू होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, राइट। तो अपने पास जो इंटीग्रल होगा इस तरह से कि अपने पास x की पावर यहाँ पर क्या दे रखा हो अपने को, लेट्स से दे रखा हो 5/2 e की पावर -x dx 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 15/8 साथ में अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा सीधा सीधा।
तो इतना आसान काम है इंटीग्रेशन सोल्व कराना यूजिंग द गामा इंटीग्रल। ओके, और हमारे जो केटीजी के अंदर और जो क्वांटम के अंदर जो इंटीग्रल बन रहे होंगे वो इसी टाइप के बन रहे होंगे। ठीक है, ओके। एक टाइप और है जो भी जल्दी आने वाली है, मतलब वैसे देखा जाए तो 2 टाइप है। ठीक है, 2 टाइप और अभी आने वाली है। ठीक है, जिस टाइप के हमारे इंटीग्रल आ रहे होंगे केटीजी के अंदर भी और क्वांटम के अंदर भी, जहां पर हम डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज करते हुए इंटीग्रेशन को सोल्व करा लेंगे बड़े आराम से। ओके, तो ये था गाइस यहाँ पर हमारा गामा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। आई होप कि बेस सबको क्लियर होगा। यहाँ पर अभी तक हमने जस्ट यहाँ पर इजी प्रॉब्लम्स की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सब क्लियर है? सर वहां पर अगर e की पावर -2x कर दें तो क्या कर दें? e की पावर -2x। e की पावर -2x अभी करेंगे ना, मैंने बोला ना भी और टाइप आने वाली है, वही अभी नेक्स्ट टाइप। ठीक है, हल्का सा और वेट कर लो, 10 मिनट की बात हो रहा है। ठीक है, वो टाइप कवर हो जाएगी तुम्हारी। ओके, तो आई होप कि यहां तक की चीजें सबको क्लियर होंगी। तो अभी बढ़ रहे हैं गाइस नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो गाइस देखो टाइप 2 का रिजल्ट, कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो, एक्सपोनेंशियल में x के साथ में सम एक कांस्टेंट लगाओ, हो सकता है कि यहाँ पर 2 लगाओ, हो सकता है यहाँ पर 5 लगाओ, 6 लगाओ, कुछ भी कांस्टेंट सम वैल्यू अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, सम एक कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा हमारा हो सकता है कि यार 3/2 हो, हमारा हो सकता है कि सम 7/2 हो, कुछ भी हो सकता है, सम रैंडम वैल्यू। राइट, तो अल्फा जस्ट एक क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कुछ भी। ठीक है, तो अपने पास समय कांस्टेंट वैल्यू अल्फा कुछ भी हो सकती है। तो अपने पास यहाँ पर जो इंटीग्रल है 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -अल्फा x, अगर ये इंटीग्रल मेरे पास है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास किसके इक्वल होगी, गामा n डिवाइड बाय अल्फा की पावर n। यानी कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ में, जो x के साथ में यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है वो यहाँ पर अल्फा की पावर n बन चुका है। जो यहाँ पर कांस्टेंट था अल्फा, डिनोमिनेटर में अल्फा की पावर n बन चुका है। ठीक है, इसके प्रूफ की बात करें, आओ देख लेते हैं। आई होप की फॉर्मूला सबको क्लियर होगा कि क्या है ये, है ना। अब इसको यहाँ पर प्रूफ भी कर लेते हैं। काफी सिंपल प्रूफ है गाइस, कुछ भी नहीं है प्रूफ में। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। ये इंटीग्रल सोल्व करवाना है ना हमें, 0 से लेकर के इन्फिनिटी है। ठीक है, x की पावर n-1 है, साथ में e की पावर -अल्फा x है, dx है। ये इंटीग्रल हमें सोल्व कराना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर अल्फा x को पुट करा लूंगा। पुट अल्फा x इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने टी पुट करा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करा लो, तो अल्फा dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अल्फा dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर dt बन जाएगा। अल्फा x को मैंने टी पुट कराया, राइट, और फिर अल्फा dx इज इक्वल टू dt। गैस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन देखा जाए सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं, जैसे हम 12th क्लास में करते थे सब्स्टिट्यूट, राइट, तो वही तो करवा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा x को टी पुट किया तो अपने पास जो dx है यहाँ से वो क्या आ चुका है, dx की वैल्यू आ चुकी है dt बाय अल्फा। dt बाय अल्फा हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अपने पास जो ये इंटीग्रल है ये वाला, इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी, देखो यहाँ पर x है ना, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी भाई, x को भी तो पुट करवाना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू अपने पास वो क्या होगी, वो हो जाएगी अल्फा डिवाइड टी डिवाइड बाय अल्फा। जो x की वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ जाएगी, t डिवाइड बाय अल्फा आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट किया t डिवाइड बाय अल्फा की पावर n-1 इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पर a की पावर -t आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर dx की जगह पर क्या आएगा, dt बाय अल्फा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। सॉरी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट के टर्म क्या है, अल्फा दिखाई दे रही है, यहाँ पर अल्फा की पावर में n-1 है, इधर जस्ट अल्फा है। ओके, तो अपने पास ओवरऑल टर्म क्या आई बाहर, अल्फा की पावर n आ गया। तो यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी। बाहर आ चुका है मेरे पास अल्फा की पावर n, t की पावर n-1 है इस तरह से, साथ मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ -t है और साथ में dt है। क्या यही बन चुका है मेरे पास इंटीग्रल। तो मैंने वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराई, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई और यहाँ से अल्फा को तो मैंने बाहर निकाल लिया। इधर अल्फा की पावर n-1 है, इधर एक अल्फा है, तो अल्फा की पावर n बाहर आएगा, राइट। t की पावर n-1, e की पावर -t और dt अपने पास यहाँ पर ऐसे का ऐसे बच जाएगा।
और गैस देखो यहाँ पर मैंने तब सब्स्टिट्यूशन कराया तो लिमिट्स के ऊपर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा सीधा। तो जो यहाँ पर एक्स की लिमिट है वही अपने पास यहाँ पर टी की भी लिमिट रहेंगे 0 से इन्फिनिटी। तब यहाँ पर एक्स को 0 पुट करोगे तब भी टी इक्वल टू 0 है, तब एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर लिमिट जो है वो अनचेंज्ड है, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी लिमिट्स यहाँ पर बदली नहीं है हमारी। ओके, तो लिमिट्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, राइट, क्योंकि जल्दबाजी में ना लिमिट्स चेंज करानी रह जाती है, ठीक है, फिर क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पर गलत हो जाए। यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन किसी और क्वेश्चन के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का, राइट, तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। तो अपने पास यहाँ पर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर बन चुका है। तो अभी जो ये अंदर वाला इंटीग्रल है क्या है, गामा एन दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर वेरिएबल टी है, तो यार वेरिएबल तो जस्ट डमी होता है ना, तो एक्स होता है टी होता है, बात तो ये क्या है अपने पास यहाँ पर एक गामा फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर गामा ऑफ एन आ गया, डिवाइड बाय क्या है, अल्फा की पावर एन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो पीछे हमने टाइप मैंने बताया यहाँ पर फॉर्मूला, क्या ये प्रूफ हो गया हमारा, गामा एन डिवाइड बाय अल्फा की पावर एन, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर इसका प्रूफ। ओके, तो जस्ट एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन था, जस्ट यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कराया और हमारे पास ये आ गया, और ये रिजल्ट गाइस जो डायरेक्टली याद होना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है, ताकि ये रिजल्ट दिखाई दे, सीधा हम अप्लाई कर दें, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन तो मैं आज केटीजी के अंदर दिखाई दी जाएगी, ठीक है, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाई दी जाएगी, शायद आज तो ना भी पूछ पाए, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा केटीजी का उसके अंदर दिखाई दी जाएगी। ओके भैया तो वो I लिमिट hope- वाली बात एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी, लिमिट वाली बात एक बार रिपीट कर दीजिए। लिमिट मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बोला कि लिमिट जैसे यहाँ पर तुमने वेरिएबल को चेंज कराया, ठीक है, अपने पास अल्फा टी सॉरी अल्फा एक्स को तुमने टी पुट कराया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराया, करेक्ट। तो यहाँ पर जो एक्स की लिमिट है वो हमें पता है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर एक्स को 0 पुट करते हो, क्या टी इक्वल टू 0 है? यस, अगर तुम यहाँ पर x को 0 पुट करते हो तो t इक्वल टू 0 है। ऐसे तब तुम x को इन्फिनिटी पुट करते हो तो अपने पास यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू इन्फिनिटी है, हाँ भैया। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है लिमिट्स का, जो पहले लिमिट्स थी ना 0 से इन्फिनिटी, अभी भी वही लिमिट्स हमारे पास, ठीक है। तब x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास x इक्वल टू इन्फिनिटी, तब हमारे पास t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर तो मैंने वेरिएबल्स चेंज कराए हैं, ठीक है, x को मैंने t के टर्म्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराया, तो लिमिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं है, 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर भी रही है। तो बस मैंने यही बोला था कि तब तुम वेरिएबल्स को चेंज करा रहे हो तो लिमिट्स के ऊपर एक बार ध्यान दे लेना, जिस मैंने ये बोला, क्लियर है? ओके ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट। तो अभी गाइस देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा सीधा जेस्ट में या फिर टीएफआर के अंदर आ सकते हैं, जैम के अंदर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट, राइट, क्योंकि लेट्स से हमारे सामने ये इंटीग्रल हो, इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करवाया जाएगा, ठीक है, जैम के अंदर इसका कोई काम नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, x की पावर n-1 है, ठीक है, साथ में अपने पास यहाँ पर क्या है, log है, साथ में अपने पास यहाँ पर 1/x है, इसकी पावर में m-1, ठीक है। तो अपने पास x की पावर n-1 है, साथ में यहाँ पर log है 1/x और इसकी पावर क्या है, m-1 है। ओके, तो गाइस अब इस इंटीग्रल को यहाँ पर कैसे सोल्व कराया जाएगा, आओ देखते हैं। अब यार जो हमारे पास फॉर्म है गामा इंटीग्रल वाली, उसके अंदर क्या होता था, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल टर्म आती थी, है ना, एक एक्सपोनेंशियल आता था, एक एल्जेब्रिक टर्म आता था, लेकिन यहाँ पर एक एल्जेब्रिक है और साथ में यहाँ पर log है, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि log और हमारे पास जो एल्जेब्रिक है उसको तुम एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक में रख सकते हो, है ना। तो अपने पास हम क्या करेंगे, इस log वाली टर्म को एल्जेब्रिक में चेंज करवा देंगे, तो अपने पास जो x वाली टर्म है ना, वो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर वो हमारा गोल है सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए, ठीक है। तो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस log x को एक मैंने वेरिएबल नाम दे दिया t, मतलब कि log को जस्ट हम क्या करवा रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर, एक एल्जेब्रिक टर्म के अंदर चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो log 1/x को मैंने किया t सब्स्टिट्यूट, ओके। तो यहां से अपने पास जो x की वैल्यू है वो अपने पास क्या निकल के आएगी, दोनों तरफ यहाँ पर क्या ले लेंगे, एंटी log ले लेंगे। तो अपने पास यहाँ पर log 1/x है, इधर अपने पास t है, तो इधर बन जाएगा 1/x, इधर बन जाएगा अपने पास e की पावर t। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर -t आ गई। तो यहां से हमने लिया x की पावर -t, जो कि इधर से आया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या किया, e की पावर -t किया है। तो अपने पास यहाँ से जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करा लो, dx इक्वल टू माइनस साइन बाहर e की पावर -t और dt, ठीक है। तो माइनस साइन e की पावर -t और dt, जस्ट यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कराया गया और कुछ नहीं। एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। जस्ट गोल यही है कि इसको यहाँ पर एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज कराया जाए, ठीक है। तो log को हम एल्जेब्रिक में हो रहे हैं, तो अपने पास डायरेक्टली जो एल्जेब्रिक है वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। अभी खुद से देखना,
खुद से चीजें, और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखना क्या है, ये x आ गया ना एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो अपने पास log वाली टर्म जो है वो अलजेब्रिक में बन गई, और ये जो x है जो यहाँ पर है वो अपने पास किस में चला गया, एक्सपोनेंशियल में चला गया डायरेक्टली सीधा, ठीक है। ओके, सर इसका लिमिट तो 0 से 1 है। अभी लिमिट्स भी चेंज होगी ना, तब मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पर पुट करा कर देख लो, लिमिट्स अपने आप बदल जाएंगे 0 से इन्फिनिटी। कर रहे हैं डिस्कस, हल्का सा वेट करो। तो वेरिएबल्स को चेंज कराओगे, लिमिट्स भी तो चेंज होंगे ना भाई, राइट। अभी ऊपर है नहीं है गामा इंटीग्रल में, गामा इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे इसको, ओके। अभी ये जो फॉर्म है वो गामा इंटीग्रल में नहीं है, लेकिन अभी इसको जो हम ये कन्वर्जन करवा रहे हैं ना, तब ये गामा इंटीग्रल के अंदर चेंज हो जाएगा, लिमिट्स में हमारे पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो गैस देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x वेरिएबल को t वेरिएबल के अंदर चेंज करा रहे हैं, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या है अभी, dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस टी, और साथ में dt आ रहा है। तो यहाँ पर dx था, अब इसको हम dt में यहाँ पर तब करवाएंगे तो लिमिट से बदलेंगी, राइट। तो भी लिमिट्स की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो भी अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बात है कि t इक्वल टू क्या है, log 1/x है, इस तरह से, ठीक है। और गैस जो log है वो बेस e है, यानी कि नेचुरल log है, ठीक है। क्या है, नेचुरल log है। तो अपने पास यहाँ पर हमें t की लिमिट्स निकालनी है अभी, तो एक बार x की वैल्यू को पुट करो 0, एक बार पुट करो 1, ठीक है। तब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, अपने पास क्या बनेगा, क्या अपने पास ये इन्फिनिटी बन रहा है, राइट, log इन्फिनिटी। तो log इन्फिनिटी अपने पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो तब x इक्वल टू 0 है, तब x इक्वल टू 0 है, तो अपने पास जो t की लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। ऐसे तब x की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट 1 है ना, तो तब x इक्वल टू 1 है, तो अपने पास यहाँ पर log 1 कितना होता है, log विद बेस इवन 0 होता है ना, तो अपने पास यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये चीज सबको समझ में आई, लिमिट्स वाली, कोई भैया दिक्कत नहीं वहाँ इसमें? 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 नीचे वाला। सॉरी, तो गैस तब x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास t इक्वल टू इन्फिनिटी आ चुका है, क्योंकि हमारे पास जो log इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी होता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं x इक्वल टू 1 की, ठीक है, तो मैंने तब x इक्वल टू 1 पुट किया तो जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि log 1 अपने पास 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या हुई, लिमिट्स चेंज हुई है। तो अभी जस्ट इसको सारी चीजों को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करा दो, ठीक है। जो अभी यहाँ पर हमने लिमिट्स को चेंज कराया है, जो हमने यहाँ पर इस वैल्यूज निकाली है ना, इसको जस्ट यहाँ पर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट करा दो। तो अपने पास जो ये वाला इंटीग्रल है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या बनेगा, इन्फिनिटी से 0, तब x की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू इन्फिनिटी आई थी, तब x की वैल्यू 1 थी, अपने पास t की वैल्यू 0 आई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट्स को बदलवाया गया है। इस चीज को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो t की पावर m-1, तो ये रहा t की पावर m-1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x की पावर n-1, x की वैल्यू क्या आई थी, e की पावर माइनस टी, तो यहाँ पर e की पावर माइनस टी और इसकी पावर में n-1, तो यहाँ पर जस्ट उन वैल्यूज को जस्ट पुट करवाया गया है, लिमिट्स को चेंज करवाया गया है, एंड दैट्स ऑल, इतना ही है, ठीक है। साथ में dx की जगह पर माइनस e की पावर माइनस टी dt ये भी पुट होगा, ठीक है, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, ये एक माइनस साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको लिमिट्स के अंदर एडजस्ट करवा लेंगे, तो अपने पास लिमिट्स क्या होंगी, पलट जाएंगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को इन लिमिट्स के अंदर ले जाएंगे, उससे क्या होगा, अपने पास ये लिमिट्स पलट जाएंगी, तो अपने पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो अपने पास 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, कैसे, यहाँ पर e की पावर माइनस टी है ना, इधर अपने पास e की पावर माइनस टी एन है, राइट। तो अपने पास यार यहाँ पर ना, सॉरी यहाँ पर ना e की पावर माइनस टी और साथ में 1 भी है, ठीक है। तो अपने पास जो e की पावर माइनस टी यहाँ से और इधर से e की पावर पॉजिटिव टी बनेगा, तो वो टर्म कट जाएगी, तो अपने पास यहाँ पर जस्ट e की पावर एन टी बचेगा। जस्ट गैस यहाँ से देखो अपने पास क्या आ रहा है, e की पावर माइनस टी एन आ रहा है, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा इस तरह से, और फिर इधर से एक माइनस वाली टर्म आएगी, तो ये वाला टी इसके साथ कट जाएगा, ओके। और अपने पास यहाँ पर जस्ट e की पावर माइनस एन टी बच जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, वो जस्ट ये वाली लिखी गई है, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म से जस्ट ये बचेगा। फिर यहाँ पर t वाली टर्म एज इट इज यहाँ पर, ठीक है। और अपने पास जो लिमिट है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। तो ये अपने पास क्या बन चुका है, गामा इंटीग्रल। एग्री, यस। कौन सा वाली टाइप, जो भी टाइप 2 हमने डिस्कस की वो वाला, जहां पर हमारे पास क्या था, अल्फा था। तो यहाँ पर अल्फा टी है ना,
अल्फा की वैल्यू क्या यहाँ पर n है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली अब या तो सब्स्टिट्यूट करा लो जैसे हमने उसको डिराइव किया था, या अगर डायरेक्टली रिजल्ट लिखना चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर, जो हमने पिछला रिजल्ट देखा ना उसको यूज करते हुए। तो अपने पास ये वाला जो इंटीग्रल है डायरेक्टली तुम लिख सकते हो सीधा सीधा। अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा गामा n, ठीक है। तो गामा n अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, n+1 बनेगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, m है सॉरी, गामा m बनेगा ये, ठीक है। तो गामा m बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर है ना अपने पास t की पावर m-1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या इस बार m है, ओके। और डिवाइड बाय अल्फा की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर m आ जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से निकल करके आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर गैस सब्स्टिट्यूशन से भी करवा सकते हो कि तुम nt को यहाँ पर सम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लो, लेट से तुमने u पुट करवा लिया, ठीक है। और फिर जैसे भी हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किया था वही स्टेप हम यहाँ पर परफॉर्म करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में लिखा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है। गैस यहाँ पर अल्फा की वैल्यू n थी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर n थी, ठीक है। तो यहाँ पर n कर लो इसको, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू n है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सभी एक कलर से कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू n है, ठीक है। और हमारे पास जो n की वैल्यू होती थी यहाँ पर वो क्या m है, तो यहाँ पर m आया और n अल्फा था, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला रिजल्ट लिखा गया। कोई डाउट हो किसी को किसी पॉइंट पर तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करेंगे। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे। ओके, अगर भाई सब कुछ क्लियर गामा है, इंटरवल का प्रॉपर्टी भी हो सकता, सॉरी इसको सर गामा इंटरवल गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। हाँ, गामा फंक्शन की डायरेक्टली प्रॉपर्टी से तभी मैं इसको टाइप 2 इंटीग्रल बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर हमारे पास यहाँ पर अल्फा एक्स है अपने पास तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, ओके गाइस, तो भी मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो गाइस देखो नेक्स्ट ना हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से और बनेंगे, सर- जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था कि थर्मल और क्वांटम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये उसी टाइप का कैसे क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालनी होती है ना, हमें किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकाली जाती है। तो अपने पास लेट से मेरे को एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा एक्स ऐसे, और फिर मेरे पास एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कि अपने पास लेट से हमने एक वैसे ना ये वाला हमने चीज की होती है, एक बार मैं उसी के साथ लेट करता हूँ। 12th क्लास के अंदर पहुंचो एक बार, 12th क्लास के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की होती है, राइट। हमने क्या की होती है, प्रोबेबिलिटी की होती है। और हमने ऐसे ही एक 12th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने जो एसी वाला पार्ट होता है हमारे पास, एसी सिग्नल वाला, ठीक है, जहां पर हम एसी करंट की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, याद आ रहा है? यस। तो क्या वहां पर भी यही फॉर्मूला होता था हमारे पास, राइट। तो अभी मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ, याद करने की कोशिश करना। तो वहां पर तब हमने 12th क्लास में एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, तब हमने एवरेज करंट निकाला होता है, वहां पर भी फॉर्मूला यूज होता है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर शायद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थे क्या हमारे, बार को याद दिलाना 12th क्लास में थे क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नहीं थे क्या? मैथ में, सर मैथ में नहीं था, हाँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी में सर नहीं था। नहीं था, खाली मीन मतलब मीन मीडियन ही था जस्ट। डिस्क्रीट तो था, मेरे को याद है, बाइनोमियल था, डिस्क्रीट था हमारा। मेरे को कॉन्टिन्यूस का शायद से, कॉन्टिन्यूस वाले नहीं थे 12th क्लास में। चलो कोई नहीं, तो उसको भूल जाओ कि 12th क्लास में ऐसा कुछ होता है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अपने पास देखो डिस्क्रीट सिस्टम तो होते हैं हमारे पास वहां पर, लेकिन शायद से हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिस्टम नहीं होते वहां पर, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो गाइस देखो लेट्स से कि मेरे पास क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, और कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, जिसको क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो हम आज केटीजी के अंदर भी करने वाले हैं, मैं उसी को एग्जांपल ले लेता हूँ। हम ना वहां पर क्या देखने वाले हैं कि लेट्स से मेरे पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं गैस के, जो कि हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहे हैं सम अलग अलग स्पीड के साथ, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो गैस जो गैस है ना, उसके जो पार्टिकल्स है उनके पास सारी वेलोसिटी प्रेजेंट होती है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसी कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होती जो उन गैस पार्टिकल्स के पास ना हो, ठीक है। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी हमारे पास पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। हमारे पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं, करेक्ट। तो अपने पास जो ग्राफ आता है ना, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ वी है, और इधर क्या अपने पास यहाँ पर स्पीड है।
तो अपने पास एक क्या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये वाला जो हम आज पढ़ेंगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर मैंने वेलोसिटी बनाई है, इस एक्सिस के ऊपर मैंने क्या बनाया, एफओवी, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे बताता क्या है, यार इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर, मतलब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है, पार्टिकल के कितने चांस है कि पार्टिकल इस वेलोसिटी को पोजेस करो, अगर हम एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। और ऐसे लेट से मैं बोल दूं कि मेरे पास लेट से अपने पास 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अपने पास क्या है 100 पार्टिकल्स हैं, जो कि उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कुछ ऐसा है लेट से, ठीक है। तो अपने पास जो ये वाला होगा ना, अपने पास यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, वो मैं यहाँ पर बता देगा कि हमारे पास ये वाली जो पर्टिकुलर स्पीड है ना, वो कितने पार्टिकल्स के पास है। समझ रहे हो कि कितने पार्टिकल्स के पास ये वाली स्पीड है, उसके बारे में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। या फिर अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि फिर उसकी वैल्यू जो होगी इंटीग्रल की, वो 1 होगी, मतलब एरिया अंडर द कर्व जो होगा, फिर उस केस में क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तो अपने पास इसका जो एरिया होगा अंडर द कर्व, वो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 1 हो रहा होगा। तो वो क्या बताएगा कि एक पार्टिकल के पास स्पीड v होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ का इसकी बात करता हूँ, इस एफ ऑफ वी की, तो वो मेरे को क्या बताएगा कि स्पीड v होने की इस पार्टिकल के पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ओके, क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लेट से निकालने की एवरेज स्पीड क्या है पार्टिकल की, वो क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या है पार्टिकल की। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जो मेरे पास स्पीड का फंक्शन है, मतलब जस्ट v, ठीक है, साथ में जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ वी, इंटीग्रेट कराऊंगा dv के ऊपर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड बोलना चाहिए मेरे को, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, ठीक है। लिमिट होगी मेरे पास यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब गाइस तुम्हें यहाँ पर एक डिवाइड में टर्म भी दिखाई दे रही होगी अलग से, ठीक है। अभी जो नीचे डिवाइड में टर्म है ना, इसका क्या सीन है ना, हमारे पास हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा हो ये नॉर्मलाइज ना हो, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है यार, बेसिकली जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर तुम बात करते हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, एग्री कर रहे हो, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे ये तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो अगर तुम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकालो, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे कि यहाँ पर बोला गया इन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी हमारे पास डिफाइन है, तो इसको मैं 0 से इन्फिनिटी तक मैं इंटीग्रेट कराऊं, एफ ऑफ एक्स निकालूं और dx निकालूं इस तरह से, तो ये मेरा इक्वल टू 1 आना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो यार ऑलवेज 1 होती है ना, अगर यार कोई इवेंट हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1 ही रहेगी ना, राइट, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, करेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंटीग्रल सोल्व कराने के बाद वो 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती है, लेट्स से वो 2 आ गई, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, वो नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होनी चाहिए, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए भाई। ये एक चीज या तो सक्सीड हो सकती है फिर फेल हो सकती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं इसकी टर्म्स में बात करूं यहाँ पर, कि अपने पास अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, या तो 0 होगी, इन्फिनिटी हो सकती है, या सम वैल्यू होगी। ये तो है नहीं ना भाई कि वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ रही है फिर तो कुछ गड़बड़ होगी ना सिस्टम के साथ। अगर मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल्स हैं, उनके पास स्पीड है 0 से इन्फिनिटी, मैंने रेंज ले ली, तो अपने पास पार्टिकल के पास उनके बीच की स्पीड होगी ना 0 से इन्फिनिटी, कुछ रह तो नहीं जाएगा, मैंने सारी वैल्यूज ले ली पॉसिबल, एग्री कर रहे हो। तो इसी वजह से वो इक्वल टू 1 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने सारे केसेस को कंसिडर कर लिया, और तब हम सारे केसेस को कंसिडर करते हैं ना, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 ही आती है, उसके अलावा कुछ और वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर अपने पास क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या निकालनी है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकाली जाती है, v इंटू में एफ ओ वी करेंगे, dv करेंगे, 0 से इन्फिनिटी ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, स्पीड की। और स्पीड की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं वेलोसिटी लेता तो मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करता, अगर मैं वेलोसिटी लेता तो मैं फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करता, लेकिन मैं अभी स्पीड की बात कर रहा हूं तो वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या आएगा, ये वाला फैक्टर आएगा जो कि मेरे को क्या देगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट दे रहा होगा। तो अपने पास आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ वी साथ में dv। तो अगर इन केस इसकी वैल्यू 1 आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो कुछ है नहीं है, यानी कि वो पहले से नॉर्मलाइज था। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 1 आ रही है, तो डिवाइड में वो एज इट इज रह जाएगा, जो कि हमारा क्या कर देगा, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करवा देगा, और हमें यहाँ पर अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो नीचे वाले फैक्टर का काम क्या है, नॉर्मलाइज करवाना। और गैस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो भी हमारे पास यही होता है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटम के अंदर, वो भी हमारा यही होता है। बस वहां पर एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो भी वहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही होता है, बस वो वेव फंक्शन के टर्म्स में होता है, थोड़ी सी उसकी फॉर्म अलग दिखती है हमें जस्ट, ठीक है। लेकिन जो चीज है ना वो यही है,
ठीक है। तो क्वांटम के अंदर भी हमारे पास यही होगा, और यहाँ पर केटीजी का तो मैंने एग्जांपल दिया है तुम्हें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज भी तुम्हें दिखाई है कि यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं स्पीड को कंसिडर कर रहा था, पर स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 0 से इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना गैस की, वो 0 होती है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को यहाँ पर अगर सोल्व करवाओगे तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन स्पीड की वैल्यू नॉन 0 होती है, ठीक है। क्योंकि स्पीड में हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं। ये पार्टिकल हो सकता है ना भाई कि इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड लूंगा तो दोनों को मैं v स्पीड दूंगा, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसको अगर मैं प्लस v कह रहा हूँ तो इस वाले को मैं माइनस v कहूंगा, ठीक है। तो अपने पास फिर एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो फर्क होता है, क्लियर है यहाँ पर। यानी काइंड ऑफ तुम ये कह सकते हो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, क्लियर है, राइट। तो इस तरह से कि अगर एक पार्टिकल इधर को जा रहा है, एक पार्टिकल इधर को जा रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, रेस्ट पर है। तो वो चीज तुम यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। और अभी हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की। तो ये अपने पास क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का अगर मेरे को एवरेज निकालना हो तो वो इस तरह से निकाला जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, साथ में डीएक्स, लिमिट्स में क्या आएगा, जो उसकी कंप्लीट रेंज है, ठीक है। जैसे मैं स्पीड की बात कर रहा था तो 0 से इन्फिनिटी उसकी कंप्लीट रेंज है। अगर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उसकी कंप्लीट रेंज हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, राइट, ओके। लेकिन यहाँ पर जो डिफाइन में वो क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी दे रखा है। तो अगेन यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने की नीड नहीं है, इसको जस्ट 0 से इन्फिनिटी भी कर सकते हो सीधा सीधा, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक। सर यहाँ पर x मल्टीप्लाई क्यों किए हैं ऊपर में? और सर ये फीलिंग सर जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वो फीलिंग अभी नहीं बन पा रही है। एवरेज तुम कैसे निकालते हो, चलो खुद बताओ एक बार। जैसे सर वो टोटल क्वांटिटी अपन वो जितने नंबर होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं, अगर सिंपल एवरेज की बात कर डिस्क्रीट फॉर्म में। चलो ठीक है। अब क्या तुम वहां पर लेट से तुमने 5 नंबर लिए 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। तुम्हें उसकी एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा, तुम क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय जितने तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। एग्री कर रहे हो? यस सर। यस। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना 1 2 3 4 5, अभी हो सकता है कि इन नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी हमारी अलग अलग हो। एग्री कर रहे हो? यस सर। यस। अभी यहाँ पर तुमने उसके बारे में बात नहीं की ना कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और छोटी क्लासेस में हम ये लेकर के चलते हैं वो जो नंबर्स है ना उनके होने की प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है। एग्री कर रहे हो? तो वो अपने पास रहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इस तरह से वो रहता है। तो वहां पर हम लेके चलते हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी आने की वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर लेट से मैं कह दूं कि उसके पास हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साथ में लगा हुआ है, या अब यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज है मेरे पास, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं कहना चाहिए, वहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज है और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा। तो अपने पास वहां पर क्या जाएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जाएगा। तो वहां पर मैं कह देता हूँ लेट से कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, लेट से 1/8 है, ठीक है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी लेट से 1/6 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं हर एक नंबर के एसोसिएट कर देता हूँ एक प्रोबेबिलिटी। क्या चीज क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब मैंने प्रोबेबिलिटी उसके साथ एसोसिएट की, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन होगा, अभी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन मतलब जो सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू का जो एक्सप्रेशन होगा अभी, वो क्या होगा, x मल्टीप्लाई विद पी आई, ठीक है। x का यहाँ पर तुम्हारा जो नंबर है 1, ठीक है, वो कैसे समीशन में जाएगा इस तरह से, ठीक है। चीज को समझना, लेट से मैंने 5 नंबर का बोला है तुम्हें, ठीक है, 5 नंबर का, तो तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा, पहले आया 1, फिर उसके आने की प्रोबेबिलिटी, मैं एक बार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ। अपने पास जो x की वैल्यूज है वो क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, और ये चीज 12th क्लास में की है तुम लोगों ने, ठीक है, अभी याद आएगी। अब प्रोबेबिलिटी में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट से अपने पास क्या है 1/8 है, ठीक है। ये लेट से 1/4 है, ये लेट से यहाँ पर 1/4 है, तो ये हाफ हो गया और ये 1/8 हो गया ना। तो 1/8 के अंदर लेट से कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 4/8, तो अपने पास क्या बन गया, 5/8 बन गया, है ना। अब 3/8 रह गया अपने पास, कितना रह गया एक बार सोचना, यहाँ पर हाफ सम है, इधर 5/8 है ना। तो 5/8 और मेरे को चाहिए भी हाफ बनाना इसको, है ना। तो 5/8 से मेरे को हाफ लेकर के आना है, तो तुम्हें ज्यादा होगी ना 1 से प्रोबेबिलिटी, तो इसको एक काम करो, इसको 1/8 कर लो इसको भी, और इसको यहाँ पर 2/8 कर लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से भी हाफ आ रहा है, इधर से भी हाफ आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है, ओके।
तो अपने पास यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अपना, ठीक है। तो अभी इस केस में जो हमारे पास क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या मैं कहूँ मीन वैल्यू, या मैं कहूँ एवरेज वैल्यू, सबका मतलब एक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, सबका मतलब क्या है, सेम है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, xi इंटू पी आई, ठीक है। अब डिवाइड में नीचे कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास नॉर्मलाइज है, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो इक्वल टू 1 है, ठीक है। जो यहाँ पर पी आई लिखा गया है वो क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्मलाइज है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 1/8 आएगा, साथ में यहाँ पर 1 आएगा इस तरह से, फिर प्लस में 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, एग्री कर रहे हो। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, साथ में अपने पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4 आएगी, ठीक है। साथ में अपने पास नीचे क्या आएगा, मतलब वो साथ में क्या आएगा, 4 आएगा, और डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 1/8 रहेगा। साथ में अपने पास 5 आएगा, और साथ में क्या रहेगा, 2/8 रहेगा, इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। क्या चीज क्लियर है? ओके Yes. सर, ओके सर। इसे सर स्लाइड सर हटाइएगा मत सर, सॉरी, इसे सर स्लाइड से हटाइएगा मत, इरेज मत कीजिएगा सर। ओके। और यहाँ पर भी एक बार मैं अब तुम्हें वो वाला भी दिखा देता हूँ जो तुम्हें माइंड में होता है एवरेज का, ठीक है। तुम्हारे माइंड में क्या होगा कि अगर मेरे पास 5 नंबर से, लेट से 1 2 3 4 5, वहां पर हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5। तो जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज कब होती है, तब ये सारे इक्विप्रोबेबल हो, ठीक है। यस सर, अब भाई 5 नंबर है मेरे पास, तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 होगी, क्या एग्री कर रहे हो? यस सर, यस सर। तो 1 इंटू में 1/5, 2 इंटू में 1/5, 3 इंटू में 1/5, 4 इंटू 4/5, सॉरी 4 इंटू में 1/5, 5 इंटू में 1/5, क्या वही चीज बन रही है यस सर, जो ये ऊपर है, एग्री कर रहे हो? तो ये एक स्पेशल केस तुम कह सकते हो, ठीक है, जहां पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, तभी एवरेज का फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है। तो आई होप कि ये चीजें सेंस बना रही होंगी। ये तुम्हारे पास क्या, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए मीन है। और ये वाली चीज तुम्हें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम आएगी। कहां पर काम आएगी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, ओके। और जो ये वाली जो चीज है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो हमें केटीजी में काम आएगा और क्वांटम में काम आएगा। क्लियर है? ओके सर। कोई भैया, डाउट हो यहाँ पे पूछ। कॉन्टिन्यूअस तो वो वाला है ना जो 1 बाय वो फिर जिसमें सबकी इक्विप्रोबेबल है। तो कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसके अंदर तुम्हारा एक्स आ जाए, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल एक्स कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा है एक्स के साथ, जैसे एक्स की वैल्यू 0.1 0.2 0.3, राइट, तो ऐसे आ रही है। डिस्क्रीट क्या होता है, 1 2 3, एग्री कर रहे हो, समझ पाए? ओ, ठीक है, तो ये अपने पास है, ये इस तरह से ग्राफ बना है किसका, एक कॉन्टिन्यूअस का। भी किसी भी तरह का हो सकता है फंक्शन, डिपेंड करता है कि हमारे फंक्शंस क्या है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर ये मैंने बात की थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो उसका इस तरह से होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगा होगा एक एवरेज वैल्यू का, कि किस तरह से एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। ओके, अगर सर टेम्परेचर चेंज कर दें तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो जाएगा ना? किसको चेंज करते हैं हम लोग? अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना? मतलब ये वाला, यस सर, यस हाँ, ये तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो केटीजी में डिस्कस करेंगे, भी रहने दो टेम्परेचर को, ठीक है। अभी 2 PM वाली क्लास के अंदर शायद मोस्ट ऑफ हम कर ही लेंगे टॉपिक कवर, ठीक है, ओके। तो भी बात करते हैं हम आगे, टेम्परेचर के साथ बाकी हमारे चेंज रहेगा, ओके, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर के साथ क्या करती है, जो वेलोसिटीज होती है वो हमारी चेंज कर जाती है। अगर तुम लेट से तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एवरेज वैल्यू बढ़ जाएगी स्पीड की, ठीक है। तो अगर तुम्हारी एवरेज वैल्यू बढ़ेगी तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अंडर द एरिया, इसके कर्व के अंडर में जो एरिया है वो 1 ही रहेगा, ओके। ओके, तो अपने पास आगे की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी हम कर क्या रहे थे, वैसे हम कर रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, लेकिन हमने थोड़ी बेफालतू की चीजें डिस्कस कर दी यहाँ पर, तब जो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मैं काम फॉर श्योर आ रही होंगी। एंड आई होप कि यहाँ पर जो एवरेज का कंसेप्ट है वो काफी चीजें समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। सर। तो अपने पास यहाँ पर क्या था, एवरेज का फॉर्मूला था कि इस तरह से निकाला जाता है। अभी हम यहाँ पर जो रेंज दे रखी है क्या दे रखी है, 0 से इन्फिनिटी दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर -∞ से इन्फिनिटी की जगह पर क्या लिया जाएगा, 0 से इन्फिनिटी लिया जाएगा, और फिर इस कैलकुलेशन को करा दिया जाएगा, दैट्स ऑल, राइट। तो अब यार फिर कराते हैं, फटाफट से इस चीज को डिस्कस करते हैं, ओके। तो फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स, और गैस ये जो क्वेश्चन है जस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वाला क्वेश्चन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस मैंने वहां पर भी किया हुआ है तुम्हारा, ओके। ओके, तो अपने पास यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो अपने पास क्या है, एक्स इंटू में e⁻ x/λ। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है,
तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन है। ओके, x इंटू में a की पावर माइनस एक्स बाई लेमडा। तो अभी हमें क्या कराना है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, x आएगा 0 से इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी डिफाइन है। ओके, साथ में f ऑफ x आएगा, साथ में dx आएगा, डिवाइड बाय, क्या पता हमारे पास नॉर्मलाइज ना हो, वो भी तो हमें फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा ना भाई। देखो वैसे क्वेश्चन के अंदर ना मैक्सिमम टाइम नॉर्मलाइज फॉर्म में दे रखा होता है, लेकिन कभी कभी जैसे तुम्हें लग रहा हो कि वो नॉर्मलाइज है, लेकिन उसको एक बार प्लीज चेक करा लेना, क्योंकि एक बार ना यार टीएफआर के अंदर ना ऐसा फंक्शन दे रखा था, क्वांटम का क्वेश्चन था वो, कि हमें देखने से लग रहा था कि वो नॉर्मलाइज है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्मलाइज नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से चेक करवाना हमेशा ऑलवेज बेटर होता है, कि सिर्फ देखने के ऊपर भरोसा मत करो, निकाल करके देखो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऑलवेज, राइट। तो अपने पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में पता है, यहाँ पर पुट करवा लेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, एक्स आएगा, साथ में यहाँ पर एक और एक्स आएगा, ए की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा आएगा, साथ में डीएक्स आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा इस तरह से, डिवाइड बाय 0 से इन्फिनिटी है, साथ में एफ ऑफ एक्स है, एक्स ए की माइनस एक्स बाई लैम्डा आएगा, डीएक्स आएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, जो ऊपर नीचे इंटीग्रल है, क्या है, गामा इंटीग्रल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, जो हमारा टाइप 2 वाला फॉर्मूला था उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। ओके, तो आप फटाफट से कर लेते हैं इस चीज को। तो अपने पास यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर में क्या है 3 - 1। ओके, साथ में यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स बाय लैम्डा दे रखा है, इनकी अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 बाय लैम्डा है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 1 बाय लैम्डा है, ऊपर वाले इंटीग्रल में भी नीचे वाले इंटीग्रल में भी। ठीक है, लेकिन जो एन की वैल्यू है वो ऊपर और नीचे वाले इंटीग्रल में दोनों में अलग अलग है, ऊपर वाले में अलग है, नीचे वाले में अलग है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू है, जो इंटीग्रल की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो अपने पास इसका मतलब क्या हुआ 2 फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ गामा 3 डिवाइड बाय अल्फा की पावर यानी कि 1 बाय लैम्डा की पावर 3 इस तरह से। और फिर जो नीचे वाला इंटीग्रल है उसमें क्या है जस्ट एक्स से नीचे, यानी कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर यहाँ पर 2 - 1, राइट। तो अपने पास एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, गामा 2 आएगा डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा, साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म इस क्यूब को गायब कर देगी। अपने पास यहाँ पर 1 बाय लैम्डा नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में लैम्डा, साथ में ऊपर है 2 फैक्टोरियल, नीचे है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अपने पास बन गया यहाँ पर 2 लैम्डा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। तो इस तरह से गामा इंटीग्रल हमें हेल्प कर रहा होगा क्वांटम के अंदर भी और केटीजे के अंदर भी, इसी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो आई होप के जो गामा इंटीग्रल है यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा के ऊपर टिक लगा लो और आगे बढ़ लो, ये अपने पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 2 लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो एक बार, करते हैं फिर आगे टाइप 3 वाला फॉर्मूला, जो कि हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वो भी तुम्हें अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा होगा पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है, भैया जो बीएससी में हम लोग मैथ में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और वो सब पढ़ते हैं, फिजिक्स में काम आता है वो सब, वेक्टर स्पेस वो सब। वेक्टर स्पेस का काम नहीं आएगा, वो थोड़ा मैथ्स का पार्ट हो जाता है, इसी वजह से तुम्हारे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये वेक्टर स्पेस टॉपिक नहीं होता, जस्ट वेक्टर्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, जो तुम्हारे कर्ल डाइवर्जेंस हो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट में काम आ रहे होंगे काफी ज्यादा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया भी था कोर्स के दौरान भी कि वो हमारे हाईली यूज हो रहे हैं, उनके बिना इलेक्ट्रोस्टैट करना बेवकूफी है। नहीं भैया, वो जो मैथ में सीक्वेंस वगैरह में नहीं होता, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वगैरह। अच्छा, तुम सीरीज के सीक्वेंस की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, जो मैथ में पढ़ते हैं बीएससी में, वो सब मतलब फिजिक्स नहीं, में वो काम वाला आती है। ज्यादा काम नहीं आता, बस वो तुम्हारा ना एक आधी बार जैसे सम ऑफ जीपी वाला ना, बस वो काम आ सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाली चीज काम नहीं आती। मैं सर वो ये तुम्हारा तो रियल कर्ल और डाइवर्जेंस एनालिसिस सुनाई की दिया था बात हो मैंने, गई। बोला अच्छा, सॉरी। और जैसे वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल और वो सब भी मैथ में रहता है, नहीं, वो वो वाली सब भी। चीजें कहीं काम नहीं आएंगे तुम्हें। ठीक है, नहीं, वो सब एच के दास में दिया हुआ था, तो मुझे लगा आएगा नहीं सब। वो नहीं आएगा। एच के दास में बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है, सारी चीजें नहीं है एच के दास की। एच के दास यार काफी मोटी बुक है, इसका तुम्हारा 1/3 तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, बाकी का सारा एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, ओके, तो अभी बात करते हैं गाइस हम लोग आगे की नेक्स्ट चीज। लेकिन एच के दास यार बुक बहुत सही है, इसमें थोड़ी कमियां हैं, गलतियां हैं,
लेकिन बुक बहुत सही है देखा जाए तो, मतलब काफी, मतलब जो मैथ से जो क्वेश्चन है तो काफी सारे दे रखे हैं, ठीक है। और हाँ कंसेप्ट को भी एक इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। अगर तुम फोन ऑथर की डायरेक्टली बुक पढ़ते हो ना तो चीजें समझ में नहीं आती एक बार में, ठीक है, लेकिन एच के हाँ दास से फिर भी थोड़ा बहुत चीजें सेंस बनाती हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, मतलब लैंग्वेज इसकी आसान है दूसरे बुक्स के कंपेरेटिवली। गलतियां हैं लेकिन वो पॉइंट आउट हो जाती हैं, अगर तुम थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें गलतियां दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ पे गलती हो रखी है। ओके, खुद ही असाइनमेंट में इतने क्वेश्चन है वो नहीं खत्म हो रहे, उसको कहाँ से लगाए। असाइनमेंट में असाइनमेंट में इतने सारे क्वेश्चन पहले से ही हैं, बस के 10 लगाने का टाइम ही कम। देखो वो तो एक जितना करोगे ना उतना बेटर होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि असाइनमेंट भी कम पड़ता है, कुछ का होता है कि असाइनमेंट ही खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है कि अगर असाइनमेंट भी कर लोगे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ भी, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लोगे तो बेटर ही रहेगा वो, ठीक है। हाँ ओके, तो अपने पास यहाँ पर टाइप 3 है, क्योंकि यार वही बात है, तो अपना कॉलेज ही मैनेज करना है, खाली इसके ऊपर टाइम थोड़ी दे रहे हो, कॉलेज भी जाना होता है, फिर थोड़ा बहुत यार अपने पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है, वही ठीक है। ये भी नहीं कि साथ बस इसी में लगे रहे, है ना। ओके, तो अपने पास देखो यार ये इंटीग्रल है, x की पावर n है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी है, फिर एक्सपोनेंशियल में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है और dx है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर टाइप 3 का इंटीग्रल है, ठीक है। इसके अंदर क्या अलग दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस बार एक्सपोनेंशियल के अंदर इधर एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ओके। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आया यही यहाँ पर क्या अलग चीज है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसको भी गाइस बड़े आराम से प्रूफ करवाया जा सकता है, कैसे प्रूफ करवाया जा सकता है, जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे और अपने पास ही आराम से काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बस सब्स्टिट्यूट करा लो और अपने पास यहाँ पर बड़े आराम से इसका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, ओके। तो आया, फिर कराते हैं इसका रिजल्ट कैसे आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस देखो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ डिस्कस कर रहा हूँ इसका। तो प्रूफ के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जो अल्फा एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, गाइस कुल मिलाकर के बात ये है कि जो भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में हो ना उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अल्फा एक्स स्क्वायर है, मेरे को नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करा दिया, लेट्स से टी में, ठीक है। जो भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में हुआ सब्स्टिट्यूट करा दो, ठीक है, नेगेटिव साइन को छोड़ करके, नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर, ओके। तो अल्फा टी स्क्वायर को मैंने सॉरी अल्फा एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर पुट कराया टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो 2 अल्फा एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो dx है वो किसके इक्वल आ गया, dt डिवाइड बाय 2 अल्फा एक्स के इक्वल आ गया। और x की वैल्यू क्या है ऊपर से, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t डिवाइड बाय अल्फा का अंडर रूट। तो अपने पास से क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा dt डिवाइड बाय 2 अंडर रूट अल्फा। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा dx का एक्सप्रेशन, ओके। अब जस्ट क्या करवा लेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करवा लेंगे कहां पर, इस इंटीग्रल के अंदर, दैट्स ऑल, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कराओ और उसको सोल्व करा लो, बस इतना सा काम है, ठीक है। जो तुमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराया इससे लिमिट बदलेगी, तब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 रहेगी, तब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, राइट। तो लिमिट्स हमारी एज इट इज की एज इट इज रह जाएंगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो इंटीग्रल है x की पावर n साथ में e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। तो जो इंटीग्रल हमारे पास किसके अंदर चेंज हो रहा है, x की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ t बाय अल्फा, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया था। साथ में e की पावर माइनस टी बनेगा, साथ में dx था यहाँ पर, तो dx की जगह पर क्या आएगा, dt था, और डिवाइड बाय 2 था अंडर रूट ऑफ अल्फा x था, इस तरह से, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ t था यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आया था, राइट। तो अभी यहाँ पर अब क्या करेंगे, अल्फा को बाहर निकाल लो, 2 को भी बाहर निकालो, 2 को बाहर निकाला, अल्फा को बाहर निकाला, अल्फा की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, वैसे यहाँ पर x की पावर n था तो इसकी पावर में n डालना भूल गया मैं, ठीक है। x की पावर n था ना यहाँ पर, जैसे मैंने x की वैल्यू पुट कराई तो उसकी पावर n भी तो आएगा ना, राइट। तो यहाँ पर अल्फा की पावर n/2 और इधर से हाफ, तो अल्फा की पावर n/2 प्लस में हाफ, इस तरह से आ जाएगा। ये कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया। साथ में अपने पास यहाँ पर जो अंदर इंटीग्रल है वो किस तरह से बन रहा है, t की पावर n/2 बन रहा है, साथ में मेरे पास यहाँ पर e की पावर माइनस टी है और साथ में dt है, इस तरह से। तो ये क्या है, गामा इंटीग्रल है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर गामा इंटीग्रल है, ओके। तो इसकी वैल्यू मेरे को बताने की मेरी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगी, यहाँ पर क्या करा रहा हूं मैं, +1 सॉरी n/2 है ना जस्ट यहाँ पर,
गाइस एक यहाँ पर अंडर रूट टी नीचे भी है, मेरे को लग रहा था कि इस टाइप का फॉर्म तो नहीं आता। अपने पास यहाँ पर टी की पावर n/2 और एक नीचे अंडर रूट टी भी तो है ना, तो यहाँ से एक माइनस हाफ भी आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बनेगा इस तरह से n-1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक अपने पास अंडर रूट 2 नीचे भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस हाफ का फैक्टर आया। ओके, तो ये अपने पास बना है यहाँ पर इस तरह से, राइट। तो अभी यहाँ पर तुम्हारे पास क्या n-हाफ है, तो अभी मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पर प्लस हाफ और माइनस हाफ एक साथ करा दे रहा हूँ इसके अंदर, और माइनस हाफ को मैं इस माइनस हाफ के साथ में मर्ज करवा दूंगा, तो मेरे पास वो -1 बन जाएगा। ओके, तो अपने पास यहाँ पर ये जो है ना गामा बनेगा मेरे पास ये n+1/2 का इस तरह से, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो कि अपने पास जो ये ना n+1 करा दूं, फिर -1 इस तरह से, तो ये वाला +1 और -1 मैंने यहाँ पर बीच में ऐड करवा दिया उस पावर के अंदर, ठीक है। तो अपने पास ये n+1/2 तो अपने पास किसके अंदर चला गया, n के अंदर चला गया, और ये यहाँ पर -2 डिवाइड बाई -2 ये -1, तो अपने पास यहाँ पर जो टर्म है वो m-1 है, तो m की वैल्यू जो वो अपने पास क्या आ गई यहाँ से n+1/2, जो कि मैंने यहाँ पर गामा n+1/2 में लिख लिया है। क्लियर है सभी को? तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर इस गामा की वैल्यू, और नीचे साथ में अपने पास क्या है 2 है, साथ में अल्फा n+1/2। गैस देखो रिजल्ट याद करोगे तुम्हारे लिए बेटर है, टाइम बचेगा। अगर नहीं याद करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर लेट से एग्जाम में कभी भी हो सकता है ना कि एक्सप्रेशन भूल जाओ, भाई याद नहीं रहते सारे एक्सप्रेशन, तो उस केस में डेरिवेशन काम आ जाएगी तुम्हें कि सब्स्टिट्यूशन हमने कराया था, फिर वहां से हमने रिजल्ट्स निकाल लिए थे, राइट। और अगर रिजल्ट्स याद है तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो रिजल्ट याद करना ज्यादा बेटर है यहाँ पर। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, राइट। तो तीनों इंटीग्रल जो है गामा के वो याद होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो यार दो इंटीग्रल है, एक तुम्हारा टाइप 2 वाला और एक टाइप 3 वाला। जो टाइप 1 था ना, जो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर जो इंटीग्रल था, वो टाइप 2 में जस्ट अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर दो, वही तो बन जाएगा। एग्री कर रहे हो? टाइप 2 में जस्ट अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर दो ना, जो फर्स्ट स्लाइड में इंटीग्रल हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शन, वही तो है, राइट। ओके, तो अपने पास यहाँ पर जो इंटीग्रल था x की पावर n e की पावर -α(x²) dx 0 से इन्फिनिटी, वो हमारे पास इसके इक्वल आ चुका है। तो हमने यहाँ पर इस चीज को प्रूफ कर दिया है। जो यहाँ पर पीछे फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये जो फॉर्मूला लिखा था ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। गामा n+1/2 डिवाइड बाई 2 की पावर अल्फा n+1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा वही निकल करके आया है। कर लो नोट, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। सर सर आपने टाइप 2 टाइप 3 देखा, टाइप 1 कौन सा था, वो गामा हाफ वाला जहाँ टाइप 1 जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो फॉर्मूला था, सीधा सीधा डायरेक्टली गामा फंक्शन, ठीक है। वो वही टाइप 1 है। हाँ वही टाइप 1। सर एक बार ये फिर समझा दीजिए, तो इधर वाला जिस साइड आप खड़े हैं। अगर तुम दोबारा बोला, तुम्हारी आवाज बिल्कुल ना के बराबर है। सर तो आज मेरे डिवाइस में कुछ कमी है, ये मेरे एंड से प्रॉब्लम आज। सर ये एक बार फिर समझा दीजिए, इधर इस साइड वाला। साइड वाला कौन सा? जिस साइड आप खड़े हैं, आपके सामने जस्ट। देखो यहाँ पर ये वाला कह रहे हो? यस सर, यस सर। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अपने पास ये t की पावर n-हाफ था, एग्री कर रहे हो? यहाँ पे मेरे को t की पावर m-1 चाहिए था, यस यस सर। है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कराया, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर +1 -1 करा दिया, ठीक है। तो अब ये जो प्लस वाली टर्म है वो तो n+12/2 बन गई, ठीक है। और जो नेगेटिव वाली टर्म है -2/2 बन गई, तो क्या 2/2 अपने पास 1 बन जाएगा। तो ये t की पावर में ये वाली टर्म, राइट। तो जो गामा इंटीग्रल होता है हमारे पास, तो यहाँ पर जो पावर में होता है अपने पास वो क्या होता है, m-1 होता है ना, एग्री कर रहे हो? यस सर। तो -1 ये रहा, तो गामा ऑफ दिस थिंग आ जाएगा ऐसे। तो ये किया मैंने वहां पर। ओके ओके सर। भैया अगर यहाँ n की जगह n-1 पुट करेंगे तो n/2 का गामा अपॉन 2 अल्फा n/2 हो जाएगा। देखो अगर तुम यहाँ पर -1 पुट करते हो ना इसको एक्चुअली, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या सीन हो जाएगा, अगर यहाँ पर तो -1 पुट करो तो तुम्हारे पास गामा ऑफ 0 बन जाएगा, ठीक है। और गामा ऑफ 0 तुम्हारा 1 होता है जस्ट, ठीक है। ओके क्लियर है? नहीं, n की जगह n-1 पुट करने को कह रहे n की जगह पर n-1 पुट करना चाह रहे हो तुम। हाँ, जो इंटीग्रल में x की पावर n है ना, उसकी जगह x की पावर n-1, जैसे वो फर्स्ट टाइप में था। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टाइप में था ना, इंटीग्रल x की पावर n-1 e की पावर x e की पावर -x डी, वैसे इस वाले में x की पावर n-1 की बात कर रहे हैं। यहाँ तो x की पावर n है। एक्चुअली देखो एक चीज समझो, यहाँ पर जो मैंने +1 -1 किया है ना, ये उसको उसी फॉर्म में करने के लिए किया है। ये मेरे पास यहाँ पर वो n है जो तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म के अंदर n था, और ये -1, तो यहाँ पर जो मैंने +1 -1 कराया ना, ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए करवाया मैंने।
समझ रहे हो? ओके भाई। अपने पास जो यहाँ पर ये n माइनस हाफ है भाई, यहाँ पर भी मेरे को एक -1 का फैक्टर चाहिए ना, एग्री कर रहे हो? यस। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को -1 का फैक्टर चाहिए, तो एक काम करो तुम यहाँ पर डायरेक्टली इसको +1 -1 डालो ऐसे, और फिर इस +1 को इसके अंदर ऐड करवा दो, और -1 वाली फॉर्म तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगी, तो ऐसे भी कर सकते हो। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला है +1 -1 न्यूमरेटर के अंदर खाली, तो अपने पास जो -1 है वो इसके साथ मर जो कि -2 बन गया, डिवाइड बाय 2 अपने पास यहाँ पर -1 आ गया, और ये जो +1 था वो n+1/2 आ गया। तो ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पर बाहर +1 -1 डाल लो। क्या चीज क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ये फॉर्म वही बोल उसी में कन्वर्ट करा है जो तुम अभी बोल रहे हो, जो हमारी फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था, जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, कि x की पावर m-1 और साथ में e की पावर -x, तो ये उसी फॉर्म में चेंज किया। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स से गाइस मेरे पास एक इंटीग्रल है, लेट्स से x की पावर 6 है। ठीक है, साथ में मेरे पास यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल, लेट्स से माइनस में 2x² है, dx है। तो ये मेरे पास इंटीग्रल है जो मेरे को सोल्व कराना है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन अपने पास वो क्या होगा, देखो अपने पास यहाँ पर 6 है, करेक्ट। तो अपने पास यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी क्या, सॉरी 7 आ जाएगी क्या, एग्री कर रहे हो? यस, क्योंकि n-1 है ना, तो अपने पास 7 आ गई। यहाँ की बात करोगे, ये वाली जो चीज है, एक मिनट गाइस होल्ड ऑन, एक बार रुकना। अपने पास यहाँ पर डायरेक्टली n आता है ना, सॉरी गाइस, इस वाले फॉर्मूले n डायरेक्टली होता है ये वाला, यहाँ पर तो n की वैल्यू 6 है। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट वाले टाइप के अंदर ले गया, सॉरी। अपने पास इसी इस में वाले टाइप के कंफ्यूज अंदर हो जो है रहा ना, था भैया। जो ये वाला x की पावर n है ना, यहाँ पर x की पावर n, तो n यहाँ पर डायरेक्टली आता है सीधा n+हाफ। ठीक है, ओके, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, n डायरेक्टली सीधा उठता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, सीधा सीधा 6 है। ओके, तो n की वैल्यू क्या है, 6 है हमारे पास यहाँ पर, तो n की वैल्यू 6 तो ही हमारे पास, साथ में यहाँ पर जो अल्फा है अपने पास वो क्या है, 2 है। तो अपने पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल है वो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 का गामा डिवाइड बाई 2 अल्फा की पावर n+1/2, इस तरह से। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू को पुट करा लो, n को 6 कराओगे तो 7/2 गामा बनेगा। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, साथ में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बोली मैंने यहाँ पर, 2 बोली ना, तो 2 की पावर में n मतलब कि 6 + 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 7 गामा, 7/2 गामा। तो 7/2 गामा कितना होता है हमारे पास, 5/2 आएगा, साथ में 5/2 गामा मतलब कि तुम्हारा 3/2, फिर तुम्हारे पास हाफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास यहाँ पर गामा हाफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, और डिवाइड बाय तुम्हारे पास 2 इंटू में 2 की पावर 7/2, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व कराओगे तो इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तुम्हें गामा हाफ पता है कि क्या होता है तुम्हारा, √π होता है, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करा लो, और जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, तो ये था तुम्हारे पास यहाँ पर क्या, गामा इंटीग्रल। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, नो सर। तो आओ फिर बढ़ते हैं आगे। तो वैसे को अभी एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, मैं पहले एक चीज में बीच में करना भूल गया करना डिस्कस। अपने पास एक वैल्यू डिस्कस करनी थी, जो स्लाइड सारी बची है बीच में, तो एंड में चलते हैं, जस्ट एक मेरे को गामा डिस्कस करना है एक। तो वैसे कोई होता है गामा -हाफ, अगर मेरे को निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा? ठीक है, एक बार थोड़ा सोचना, तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो खुद से, क्या कर सकते हो, क्या बताओ वैल्यू क्या होगी? ये भी प्रॉपर्टीज है, गामा माइनस ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके रिजल्ट से क्वेश्चन हो जाएगा एक। ठीक है, आंसर निकालो ओके। उसका क्या होगा, सोचो कि कैसे कर सकते हो। कुछ नया डिस्कस नहीं करूंगा, जो अभी तक हमने किया है उसी के ऊपर ही हो जाएगा क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट के लिए खुद से सोचो।
1/2 का फैक्टोरियल। ओके, तो गैस देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मेरे पास गामा n प्लस 1 है वो किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल होता है, करेक्ट। ये हमने डिस्कस किया था, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, n को मैं यहाँ पर हाफ फुट कर देता हूँ, मतलब सॉरी माइनस हाफ फुट कर देता हूँ n को, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस हाफ प्लस 1 बनेगा, गामा बनेगा इज इक्वल टू माइनस हाफ बनेगा, साथ में अपने पास यहाँ पर माइनस हाफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर गामा माइनस हाफ आ गया, जो मेरे को निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गामा हाफ है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या, बिल्कुल हमें पता है। तो हमारे पास यहां से इसका आंसर कितना आ गया, इस 2 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर तुम गामा 3/2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, -3/2 की, ठीक है। तो उसको भी फटाफट से मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, क्या कर रहे हैं, गामा 3/2 डिस्कस कर रहे हैं। तो गामा 3/2 को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, अपने पास यहाँ पर आएगा किस तरह से, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा, इस तरह से। तो अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू को क्या पुट कर लोगे, 3/2 -3/2 पुट कर लोगे, हमें गाइस -3/2 की निकालनी, ओके। तो -3 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू -3/2। तो -3/2 पुट करोगे तो अपने पास -3/2 प्लस 1 आएगा, इसका गामा आएगा इज इक्वल टू -3/2, साथ में अपने पास यहाँ पर गामा -3/2, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस हाफ बनेगा ना, और माइनस हाफ की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर पुट करवा लेंगे। तो यहां से अपने पास -3/2 की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है यहाँ से 4/3, साथ में √π। अब ऐसे तुम किसी की भी निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, क्लियर है। तो एग्जाम में हो सकता है कि सीधा सीधा पूछने को तो ये भी पूछ ली जाए कि अपने पास -हाफ -3/2 की क्या होती है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अभी गैस एक कंसेप्ट और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, बीटा फंक्शन का है। बीटा फंक्शन गाइस अगेन हमें कहीं पर काम नहीं आएगा पूरे कोर्स के अंदर, ना हमारे सिलेबस के अंदर है, ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं क्यों डिस्कस करा रहा हूँ, क्योंकि यार एक पर्टिकुलर की टाइप इंटीग्रल की टाइप है, वो तुम उससे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो, जस्ट इसकी वजह से मैं यहाँ पर बीटा इंटीग्रल को डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सिर्फ एक टाइप करवा रहा हूँ, बाकी तुमने अगर बीएससी में किया होगा तो उसके अंदर काफी कुछ किया होगा, लेकिन वो करने की कोई नीड नहीं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आते। मैं जस्ट यहाँ पर एक टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करवाने के लिए बीटा फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ओके क्लियर है। क्योंकि वहां पे हो सकता है कि हमें आसानी पड़ रही हो, वैसे यार हमें वो तब इंटीग्रल बीच में आता है ना, हमें कहीं पर याद नहीं आता, तो इसको छोड़ने को छोड़ भी सकते हो डायरेक्टली सीधा, बीटा फंक्शन को करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर इनकेस कोई इस तरह से इंटीग्रल को करना चाहे तो उसके लिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं है डिस्कस करने की बिल्कुल भी। तो हमारे पास है बीटा फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर x की पावर l-1 होगा, 1 की पावर वन माइनस एक्स की पावर m-1 होगा, ठीक है। साथ में dx, लिमिट जो है 0 से 1 है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल हमारे पास ये क्या है, बीटा फंक्शन है, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, बीटा फंक्शन। जैसे गामा फंक्शन की एक फॉर्म थी, ऐसे एक बीटा इंटीग्रल की एक फॉर्म है जिसको बीटा फंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। हमारे पास जो गामा था वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था n। यहाँ पर हमारे पास l और m दो है, ठीक है। एक l इसकी पावर में है, एक m इसकी पावर में, ऐसे। तो अपने पास ये क्या है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर l है और m है, तो x की पावर l-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1, तो ये अपने पास क्या होगा, बीटा फंक्शन होगा, ओके। तो अभी हमारे पास जो बीटा फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है। ये क्या है, गामा l गामा m डिवाइड बाय l प्लस m का गामा, ठीक है। गामा l मल्टीप्लाई विद गामा m डिवाइड बाय m प्लस 1 का l प्लस 1 का गामा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये बीटा फंक्शन डिफाइन है। एक बार नोट कर लो इस चीज को, और फिर कौन से टाइप के इंटीग्रल इसका यूज करते हुए आसान पड़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार जस्ट नोट कर लो।
चले फिर आगे, आई होप नोट कर लिया होगा सब लोगों ने यहाँ तक। तो गैस अभी मैं यहाँ पर एक टाइप डिस्कस करा रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा देखो, मैं यहाँ पर एक्स को पुट करा रहा हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स को मैंने क्या पुट कराया, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स की जो लिमिट्स है मेरे पास वो क्या, 0 और 1 है ना। तो x इक्वल टू 0 तब अपने पास तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है, अब साइन स्क्वायर 1 कब होगा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 होगी। एग्री कर रहे हो, क्या लिमिट का कन्वर्जन सबको समझ में आया। x और थीटा के बीच में हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तब x की वैल्यू 0 है तो अपने पास थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। तब x की वैल्यू 1 है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, पाई/2 होना पड़ेगा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रही हो, इक्वल हो रही हो। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ चुकी है, लिमिट्स आ चुके हैं थीटा की टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूंगा, dx निकालूंगा। dx की वैल्यू क्या होगी, 2 sin थीटा, साथ में cos थीटा और साथ में d थीटा, इस तरह से। तो अभी जो पीछे इंटीग्रल है, इंटीग्रल क्या था, x की पावर में l-1 था, x की पावर में l-1 था, फिर 1 - x m-1 था, है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या था, x की पावर l-1। अब x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आया, इसकी पावर में l-1 गया, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम हमारे पास यहाँ पर 1 - x, 1 - x, x क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। साथ में अपने पास dx है, तो dx की जगह पर क्या आएगा, 2 sin थीटा, कोस थीटा आएगा, साथ में d थीटा आएगा। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल अभी बन रहा है। तो अभी यहाँ पर इसकी फॉर्म को चेंज करा लो, 0 से पाई/2 बन चुका है इंटीग्रल अभी। ओके, तो अपने पास 0 से पाई/2, साथ में यहाँ पर क्या बन चुका है, साइन स्क्वायर, मतलब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और एक इधर से भी साइन थीटा आएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में। तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्म जो है इस तरह के ले लेगा, कुछ l-1 रहेगा, l-1 रहेगा, साथ में ×2 भी रहेगा, और इधर से अपने पास क्या आ जाएगा निकल करके, उधर से अपने पास निकल करके आएगा +1। ओके, तो यहाँ पर आ गया +1 इस तरह से, ठीक है। साथ में अपने पास यहाँ पर ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोस थीटा यहाँ पर मैंने लिया। अब इसकी जो पावर अपने पास वो किस तरह से आएगी, इसका एक तो स्क्वायर आ जाएगा 2m-1 इस तरह से बन जाएगा, फिर एक कोस थीटा यहाँ से भी आएगा तो ये +1 यहाँ पर बना देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर टर्म्स बन रही होंगी। ओके, तो गैस अभी मैं यहाँ पर क्या करवाने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा पहले, ठीक है। एक तो यहाँ पर पास यहाँ पर डी थीटा बचा और एक 2 भी बचा हुआ अपने पास, और पाई/2 था यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रल का 0 से लेकर के पाई/2 इस तरह से, साथ में यहाँ पर साइन बनेगा 2l-1 आएगा थीटा, फिर अपने पास कोस 2m-1 बनेगा, साथ में थीटा आएगा और डी थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये जो अपने पास 2l-1 है ना, उसको एक सम नया वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, और जो 2m-1 उसको सम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नए वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 2l-1 को मैंने बोला p, 2l-1 को मैंने बोला p, पुट 2l-1 इक्वल टू p। ऐसे 2m-1 को लेट्स से हम पुट कर देते हैं q। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ओके, तो अपने पास जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, देखो 2 0 से लेकर के पाई/2 जाएगा, फिर अपने पास साइन था पहले, तो साइन की पावर में p थीटा आएगा, फिर अपने पास कोस की पावर में q थीटा आएगा, साथ में अपने पास यहाँ पर d थीटा रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रल रहेगा ऐसे। ओके, तो 2 बाहर, 0 से लेकर के पाई/2 इस तरह से। अभी ये जो है ना अपने पास जो ये टर्म है, ये अपने पास इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, और इसी टर्म को गाइस यहाँ पर हम बड़े सिंपली वे में लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाई देगा कि कैसे। अभी एक बात बताओ कि अपने पास जो ये इंटीग्रल था ये कौन सा सोल्व कर रहे थे हम, जो स्टार्टिंग में मेरे पास बीटा फंक्शन था, एग्री कर रहे हो, राइट। तो बीटा फंक्शन ये वाला जो था हमारे पास फंक्शन, वो हमारे पास किसके इक्वल था, ये इक्वल था बीटा फंक्शन के, राइट। तो हमारे पास किसके इक्वल था, ये बीटा फंक्शन के। तो यहाँ पर लिखा मैंने बीटा, साथ में मेरे पास एल और एम यहाँ पर इस तरह से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, एल गामा एम गामा, साथ में एल प्लस एम का गामा, ठीक है। और तुमने एल एम को तुमने पी की टर्म्स में चेंज करवा दिया है, तो यहां से एल की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, p + 1/2 आएगी। तो एल की वैल्यू आई p + 1/2 इस तरह से। ऐसे यहां से m की वैल्यू निकालो, q + 1/2 आएगी, तो यहाँ पर आएगा q + 1/2 इस तरह से, डिवाइड बाय l + m, इन दोनों को ऐड करवा दोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, p + q
प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 इस तरह से। तो अपने पास ये जो इंटीग्रल है वो ये बन चुका है, राइट। और इस वाले 2 को गैस दूसरी साइड शिफ्ट करवा लोगे, इस वाले 2 को यहां से उठा करके इधर शिफ्ट करवा लोगे, और ये तुम्हारे पास बन गया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो तुम्हें काम आ सकता है इस टाइप के इंटीग्रल को तुरंत सोल्व करने के लिए। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हें यहाँ पर थोड़े बेकार नंबर दे रखे हैं, ठीक है। लेट्स से बोल दिया कि तुम्हें साइन की पावर 10t दे दिया और यहाँ पर कोस की पावर में 5 दे दिया, ठीक है। तो साइन 10 थीटा और यहाँ पर दे दिया तुम्हें कोस की पावर 5 थीटा। अब उस इंटीग्रल को कैसे सोल्व कराओगे? तो अब गामा इंटीग्रल का यूज करते हो, तुम उसको बड़े आराम से सोल्व करा सकते हो, ठीक है। ओके, और छोटे नंबर्स के लिए भी करा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लेट्स से कोस स्क्वायर थीटा है, इधर से साइन थीटा है, तो तब भी करा सकते हो। लेकिन वही बात है कि सिंपल वालों को तो तुम वैसे भी कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हारे पास यहाँ पर साइन थीटा होता है तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस थीटा को टी पुट करा लो, फिर साइन थीटा डी थीटा तुम्हारा dt हो जाएगा, और फिर वहां पर तुम बड़े आराम से इंटीग्रेशन करा सकते हो, राइट। तो वो इंटीग्रेशन तुम्हारी आराम से सोल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी मुश्किल लेवल के ऊपर जा रहे हो तो वहां पर तुम इसका यूज कर सकते हो बीटा फंक्शन का, क्लियर है। और यहाँ से इंटीग्रल जो तुम्हारा बड़े आराम से सोल्व हो रहा होगा। तो एक एग्जांपल कर देते हैं इसका भी, ठीक है। लेट्स से एक इंटीग्रल है, अपने पास है साइन की पावर 3 थीटा है, कोस की पावर 4 थीटा है, डी थीटा। इस इंटीग्रल को सोल्व कराना है 0 से π/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? p+1 डिवाइड बाय 2 गामा, फिर q+1 डिवाइड बाय 2 गामा, साथ में p+q प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 गामा, ठीक है। अब यहाँ पर जो p की वैल्यू वो क्या अपने पास 3 है, q की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या है 4 है, जस्ट पुट करा लो। तो अपने पास यहाँ पर 3+1 बनेगा जो कि 4/2 बना देगा गामा, साथ में अब q की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4+1 5 बना देगा, तो 5/2 गामा, डिवाइड बाय अपने पास p प्लस q कितना है 7, 7 + 2 9, तो अपने पास नीचे क्या आएगा 9/2 गामा आएगा। तो ये जो इंटीग्रल अपने पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/2 गामा यानी कि 2 गामा किसके इक्वल होता है 1 फैक्टोरियल, तो अपने पास जस्ट 1 रह गया। 5/2 गामा किसके इक्वल होगा 3/2 इंटू में 3/2 का गामा, यानी कि एक तो हाफ आ जाएगा, साथ में गामा हाफ आ जाएगा √π, तो इसके इक्वल आ जाएगा। डिवाइड में अपने पास क्या 9/2 गामा है, यानी कि 7/2 5/2 3/2 साथ में हाफ, साथ में √π, तो √π से √π कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 3/2 से 3/2 कट गया, तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया 4/35। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? तो यहाँ पर यस सर, यस सर, सॉरी सर यस सर बोला। ओके, तो ठीक है गाइस, फिर इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट हुई सेशन से तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम मिलते हैं KTG में 2 PM पर। ओके सर बीटा फंक्शन से भी सर वो गामा हाफ का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है सर? हाँ, करने को कर सकते हो, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट तुमने अपनी यूनिवर्सिटी में किया भी होगा, है ना? ओके हाँ सर, उससे आसान है सर। ओके, कोई डाउट हो इस क्लास से तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं 2 PM पर, जहाँ पर हम KTG के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। ओके भैया कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं व्हाट्सएप पे, एक बार देखिए। कहते तुम्हारे डाउट्स को बाद में ले, मतलब 4 PM पे आ जाना, तब डिस्कस कर लेंगे टीम में, ठीक है। वो ना 1 आवर का गैप है, एक्स्ट्रा दूसरे डाउट्स लेने लगाऊंगा, फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन में भी दिक्कत आएगी। भैया एक जनरल क्वेश्चन था, हाँ बोलो। आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो रिवाइज कैसे करते थे? रिवाइज देखो, स्टार्टिंग में तो यही है कि पहले तो कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग ही बनाओ, ठीक है। अभी तुम्हारा रिवीजन के ऊपर चाहे से ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, बस नए टॉपिक्स को कवर करते जाओ, ठीक है। रिवीजन की तुम्हें ना जो मेन जरूरत होती है कि लेट्स से कि तुमने अभी एक टॉपिक कवर किया तो 2-3 महीने के बाद उसको हल्का सा देख लिया, ठीक है, तो वो चीज नीड होती है ताकि तुम्हारे बिल्कुल दिमाग से ना निकल जाए। क्योंकि अगर चीजें ना बिल्कुल दिमाग से निकल गई ना, लेट्स से कि तुमने एक जनवरी में टॉपिक कवर किया, फिर तुम दिसंबर में उसको देखोगे ना, तो तुम्हें दोबारा से कवर करना पड़ जाएगा पूरा का पूरा, समझ रहे हो? वही हुआ है। तो यहाँ पर 2 महीने के बाद तुम्हें उसको हल्का सा देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना पड़ेगा बीच में, या नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा ताकि वो माइंड में 100% नहीं तो कम से कम 50% तो रहे। चीज समझ पा रहे हो? ओके तो मेन फोकस तो यहाँ पर तुम्हारा नए सब्जेक्ट को कवर करने पे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए कि 2-3 महीने में सब्जेक्ट को दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं करोगे यार तो फिर दिसंबर में सब कुछ ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। ओके इसके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया, कुछ प्रॉब्लम साथ में कर ली, तो तुम पूरा नहीं बोलोगे,
थोड़ा बहुत भूलोगे लेकिन वो रिवीजन हो जाएगी बाद में भी, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर ये कि बिल्कुल भी टच नहीं करोगे ना तो पूरा 0% हो जाएगा तुम्हारे माइंड, ठीक है। और जैसे सब्जेक्ट आएंगे ना तुम्हारे मैकेनिक्स, सीएमटी, उसके साथ ही खासकर होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट थोड़े से खतरनाक हैं, ठीक है। सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं, हल्का फुल्का सा फर्क होता है और फिर वो रह जाती है, ठीक है। ओके भाई। और टाइप्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट टाइप्स हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं 2 PM पर, जहां पर हम क्या करेंगे, केटीजी कर रहे होंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम प्रेशर के साथ, ठीक है, कि तब पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं तो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बातें कर रहे होंगे, साथ में हम वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर हमारे पास जो एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, ठीक है, और मैक्स मोस्ट वेरिएबल स्पीड, तो यहाँ पर हम तीनों टाइप की स्पीड की बात करेंगे जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आता है वहां से, और इस बार भी आया था जैम 2023 के अंदर भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, काफी सिंपल चीजें, और केटीजी ये लगा लो तुम्हारे कम से कम तुम्हें 3 मार्क्स तो दिला के जाएगी। ज्यादा भी आ जाए, 4 नंबर की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, लेकिन कम से कम तुम्हारी 3 मार्क्स की तो आती है, मतलब 2 क्वेश्चन तो सच में आते ही आते हैं, एक 2 मार्क का, एक 1 मार्क का, तो इतना तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकती है केटीजी, ठीक है। लगभग 10 घंटे का हमारा कोर्स होता है केटीजी का, ठीक है, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ओके तो ये हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके तो मिलते हैं गाइस फिर 2 PM पर, टिल देन बाय।